अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और सबसे पहले जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डालते हैं कि शहर भर में और मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है। तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ख़ुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुँचे और वज़ीर आज़म ने जो हलफ बर्दारी की है उसकी तकरीब में शिरकत की। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने जो तरक्याती मंसूबे हैं उसका केस भी वज़ीर आज़म के सामने रखा। ये खबरें सामने आई हैं। उसके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने भी शिरकत की और वज़ीर आला जो है वो आज इस तकरीब में शिरकत के बाद कराची वापस पहुँच रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जैसे हमने कल भी बात की थी, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो हलफ उठा लिया है और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अब कंटिन्यू करेंगे ना, जो उन्होंने पिछले दौर में भी रहे वो अब साथ साथ देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इक़दाम उठाते हैं। इसके साथ साथ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने पार्किंग माफिया के खिलाफ जो है वो डंडा उठा लिया है। हमने देखा कि कई दफ़ा ये बातें होती हैं, पार्किंग माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन्स किए जाते हैं, फैसले होते हैं, गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल करने के खिलाफ जो है वो इक़दाम किए जाते हैं। अभी भी ये कह रहे हैं डिप्टी मेयर कराची के उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से निपटा जाए और जो कानून के तहत है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो KMC की जो पार्किंग है उस पर भी सहाफ़ियों से पार्किंग फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये जो बड़ा ऐलान सामने आया, देखते हैं कि जो पार्किंग माफिया है उससे कैसे निपटा जाएगा। और शहर की अहम और बड़ी बड़ी शाहराहों पे हम देख रहे होते हैं कि पार्किंग होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा होता है। इसके साथ साथ इंटर बोर्ड ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसीह कर दी है और फर्स्ट ईयर के जो ग्रेस मार्क्स हैं वो अभी तक नहीं दिए जा सके हैं। इससे पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि एक तारीख का ऐलान किया गया था और जो है उसमें उस तारीख में कहा गया था कि ये जमा करवा दें, लेकिन ग्रेस मार्क्स देने का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा कि उसको इतना लिंगर ऑन क्यों किया जा रहा है, इतनी तवालत उसमें क्यों नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के जो इम्तिहानी फॉर्म है वो 8 मार्च से जमा होंगे। सरकारी कॉलेजेस के लिए 4 मार्च इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। अब इसमें तौसीह करने के बाद 20 मार्च तक आप ये जो फॉर्म्स हैं वो जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा नाज़िम इम्तिहानात ये कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स के मामले पर दिन रात काम जारी है और जल्द ये मसला जो है वो हल कर दिया जाएगा। कोशिश ये की गई है कि दी गई तारीख तक ग्रेस मार्क्स का मसला हल हो जाए। और इंटर के फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान फर्स्ट ईयर के तालिबात के लिए किया गया है जो कि कामयाब हुए, यानी जो लोग फेल हो गए थे वो अभी तक फॉर्म जमा नहीं करा सकते, तो उनको जब तक ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे वो जो है उसके बाद ही जमा करवाएंगे। तो ये कब होगा पता नहीं। उसके बाद लेट फीस भी होगी 21 मार्च के बाद जो भी लोग जमा करवाएंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मेडिसिन कंपनी में हमने देखा साइट की कि जहां पर 500 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन को नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी वजह क्या है कि कम से कम हुकूमती उजरत जो तय की गई है, जो बजट्स आते हैं उसमें बहुत जो है हम देख रहे होते हैं कि इक़दामात नज़र आ रहे होते हैं, टैक्स लगा दिए जाते हैं, महंगाई में इजाफा हो जाता है, लेकिन आवाम की जो थोड़ी सी भी फैसिलिटी की बात होती है तो उस पर अमल दरामद हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। आप प्राइवेट सेक्टर उठाकर देख लें, गवर्नमेंट सेक्टर में तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि जो कम से कम जो उजरत है वो तय कर दी जाती है और अभी 25,000 रुपये वो महाना है, लेकिन बहुत सारे लोग बिलो द बेल्ट इससे काम कर रहे हैं। तो इसी पर जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो मेडिसिन कंपनी के जो मालिकान हैं उन्होंने 500 से ज़ायद वर्कर्स को निकाल दिया और बहुत सारे मुलाजमीन जो सरापा एहतजाज थे, जिसके आप फुटेजेस भी देख रहे हैं जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना था कि 12,000 की तनख्वाह पर भी काम करने पर मजबूर हैं और हुकूमत की तय करदा तनख्वाह के मुतालबे पर हमें नौकरी से निकाल दिया गया। 2 दिन से एहतजाज कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके साथ साथ कपास की आमद का डाटा जारी कर दिया गया। कॉटन ईयर 2023 और 24 के दौरान जो है पाकिस्तान की में कपास की जो मजमूई पैदावार है उसमें 84 लाख बैल्स तक की जो है वो महदूद रही है और पिछले साल के मुकाबले में 72% रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। हदफ के मुकाबले में जो कपास की पैदावार है उसमें 32% कमी रही है और इस सीज़न कपास की पैदावार का हदफ जो था वो 1,11,50,000 था। तो इसी के साथ साथ जो हम आगे चलें, कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ भी हैं। मिस्टर कराची सिंध और मिस्टर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया और कराची के शाहनवाज खान ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। ऑल पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एंड एथलेटिक्स सैकड़ों तनसाजों ने उसमें शिरकत की। आदिल खान ने मिस्टर सिंध और मिस्टर कराची का एजाज़ हासिल किया और चैम्पियनशिप में ख़वातीन एथलीट्स ने भी हिस्सा लिया और नया टैलेंट सामने आया। इस हवाले से जो है ना वो भी आप फुटेजेस में देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा और
ज़बरदस्त मुकाबला रहा। जो लोग इसका शौक़ रखते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके अलावा KPT इंटर डिवीज़न फुटबॉल टूर्नामेंट भी शुरू हो गया है। 3 रोज़ा मुकाबलों में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और चेयरमैन KPT सैदान रज़ा जैदी ने इवेंट का इफ्तिताह किया और टूर्नामेंट का फाइनल बुध को खेला जाएगा, ऐसा कहना है स्पोर्ट्स मैनेजर का। और ये आज की कुछ खबरें हैं, साथ साथ हम और भी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन वेलकम करते हैं। हमारे साथ मिराज अख्तर साहब मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिराज भाई? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आपको कॉफ़ी मिल गई, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? आपकी भी कॉफ़ी आ चुकी है। अच्छा, कोफ्ते में रखी। छुपा के ले जाता है अलीना कॉफ़ी यहाँ दिया करो ताकि ज़रा सुकून हो जाए। देर से लाया ना, इसलिए छुपा के दिल से लाया, मज़े की लाया। थैंक यू सो मच अली, आप रोज़ाना इतनी अच्छी कॉफ़ी पिलाते हैं, वरना तो सुन हो जाता है दिमाग। तो ये बताएं कि सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि आप नहीं थे, कल हमने बात की, शहबाज शरीफ साहब आ गए, क्योंकि प्री इलेक्शन हम बहुत सारी डिबेट एंड डिस्कशंस करते रहे आप लोगों के साथ। तो आप था एक्सपेक्टेड था ना कि शहबाज शरीफ साहब होंगे बतौर वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ साहब का भी नाम सब लोग ले रहे थे। तो अब आप कैसे देख रहे हैं बतौर नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब? देखिए, एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि यही बात चल रही थी कि PM उन्होंने ही बनना है। तो बहरहाल कल वो इलेक्ट भी हो गए हैं, बन गए हैं, और अब उम्मीद का वही एक सिलसिला शुरू हो गया उम्मीदों का, जो कि आवाम को हमेशा से रहती हैं, अपने सियासतदानों से, अपने वज़ीर आज़म से, अपने CM से, अपने सदर से। तो वही उम्मीदों का सिलसिला कि शायद कुछ बेहतरी की सूरत हाल अब इस मुल्क में पैदा हो सके, क्योंकि इसमें अभी तक अगर हम खाली पाकिस्तान की पूरी बात ना करें और कराची की ही बात करें, तो इतने बड़े शहर में भी अभी तक बुनियादी वसाइल से जो लोग हैं वो महरूम हैं, और उनकी महरूमी का एहसास बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि इलेक्शन के टाइम में भी आपने देखा कि लोगों में वो सरगर्मी और वो चीज़ नहीं थी कि जो आमतौर पर बहुत लेट हमने देखा एक्टिविटी। और मतलब एक वक्त तो ऐसा आया था कि लोग ये समझ ही नहीं रहे थे कि भाई शायद इलेक्शन हो या ना हो। फिर एक बहुत कम एक छोटा सा पीरियड मिला सियासी पार्टियों को भी अपनी कैंपेन चलाने का, और पब्लिक को भी कुछ एहसास होने लगा। मतलब आखिरी 3-4 दिन पहले तक भी लोगों का जो अमूमी रुझान था वो यही कहते थे कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल चलें, इलेक्शन तो हो गए, लेकिन अब देखना यह है कि ये आने वाली जो हुकूमत है ये क्या डिलीवर करती है, क्योंकि इसके साथ एक पूरा मसाइल का अंबार है। हाँ, बिल्कुल। जो कि हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम सनतों में देखें, बजट पे देखें, मतलब किसी भी चीज़ में हम जो है स्टेबल नहीं हैं। सही बात है। तो इस वक्त इतने चैलेंजेस हैं इनके लिए, क्योंकि जाहिर बात है PM बने हैं शहबाज शरीफ, तो अब इनको बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव होना पड़ेगा। कि PM शहबाज शरीफ साहब तो बन गए, ये भी बातें हो रही हैं कि जो भी हुकूमत आएगी बहुत चैलेंजिंग होगा इस वक्त मईशत को सहारा देना, और IMF के प्रोग्राम में भी जाना है, मज़ीद महंगाई होगी, ऑलरेडी इतनी महंगाई, ये सारे चैलेंजेस अपनी जगह। लेकिन आप इसको आपकी क्या राय है इस बारे में कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमें देखने में नज़र आएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स तो वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी भारी अक्सरियत में मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा भी जो है वो साथ मौजूद हैं, और एक दीगर पार्टीज़ का भी रुझान नज़र आ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कौमी असम्बली में हमें देखने को मिलेगी, तो उसका भी एक बहुत इम्पैक्ट और प्रेशर ज़रूर होगा। देखिए, अब जो सूरत-ए-हाल इलेक्शन में रही वो हमारे और सबके सामने ही है। बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे, धांधली के इल्ज़ामात लगे। तो अब इस सूरत हाल में जब अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगी तो अब इनको अपनी हर चीज़ को, अपने हर काम को बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी इनसे कोई चूक हुई या कोई ऐसा काम हो गया कि जिसमें कोई ऐसा नज़र आ रहा हो कि नहीं जी ये हो ही नहीं सकता था, और इसके लिए खाली ऐलानात कर दिए गए, जैसे पहले गुज़िश्ता अदवार में होता रहा कि तख्ती लगा दी गई है और उसके बाद काम पड़ा रहा, तरक्याती काम स्टार्ट कर दिए लेकिन फंडिंग की वजह से वो रुक गए। तो अब हर चीज़ पर तनकीद के लिए इन्हें तैयार रहना पड़ेगा। वो इसलिए कि अब स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा अपोजिशन, और वो जाहिर सी बात है एक एक चीज़ पर जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखेंगे। हुकूमत जो भी फैसले लेती है, अपने काम करती है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा और अच्छे काम करने पड़ेंगे, शहरियों को और पाकिस्तानी अवाम को डिलीवर करना पड़ेगा। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को अगर हम एज़ पर्सनल देखें और हम इस वक्त जमात को पीछे छोड़ दें और एक पर्सनल कैंडिडेट एज PM को देखें, तो हमने CM शिप में देखा है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपने जितने भी अदवार में वहाँ पे CM रहे हैं, बड़ा उन्होंने लाहौर में और पंजाब में काम किया है, तो इसलिए खासा लोग उनको पसंद करते हैं कि एक्टिवली जो है वो चीज़ें करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खूबसूरती, इन तमाम चीज़ों पर उनका बहुत ज़्यादा कोर फोकस होता है, तो वो करेंगे। तो ओवरऑल आप एज
पर्सनालिटी, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं और कैसे जज करते हैं, और आप समझते हैं कि एज अ पीएम भी वो उसी तरह से स्पीडी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकेंगे? देखिए जी, बरसों से उनकी वर्किंग तो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, दूसरे पीएम भी आए और सीएम भी आए, तो बहरहाल पंजाब में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ, जो जाहिर सी बात है हमारा और आपका भी आने जाना रहता होगा, इस्लामाबाद, लाहौर या उससे आगे घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ हमें एक बड़ी और बड़ी सड़कें और कुछ सादा सड़कें भी नज़र आती हैं, ग्रीन बेल्ट्स भी नज़र आती हैं, एक अच्छा माहौल नज़र आता है, मोटरवेज़ बहुत सारे अब ऐसे बन गए जिससे सफ़र जो है आपका वो बहुत आसान हो गया है, तो ये चीज़ें तो हैं, ठीक है ना। अब उसमें पंजाब वाले तो हमें मतलब अगर साफ़ी की हैसियत से बात नहीं करूं मैं और एक आम शहरी की हैसियत से बात करूं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों से घुलना मिलना भी रहा, और जब हम घूमने फिरने जाते हैं तो उनसे बातचीत भी रहती है, हमारे अजीज रिश्तेदार भी हैं कुछ इलाक़ों में, तो वो लोग मैंने तो अमूमन यही देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं नून लीग को, नवाज़ शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, और उनका कहना यही होता है कि उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। पंजाब में, पंजाब की सड़कें आप देख लें और वहाँ की ग्रीन बेल्ट्स देख लें, और बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेन सर्विस भी है इनकी, वो ग्रीन लाइन है, और मेट्रो सर्विस जो है वो भी बड़ा अच्छा इनका वो था। इसके अलावा मोटरवेज़ बहुत ज़्यादा बने इनके जब भी इनका दौर आया तो उससे लोग इस्तेफादा भी कर रहे हैं, हमें और आपको भी आसानी होती है, शहरियों को आसानी भी होती है वहाँ जाने में, तो अच्छा काम तो उन्होंने किया है, लोग उनको लाइक भी करते हैं। लेकिन अब इस सूरत हाल में कि जबकि सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त बजट और फंडिंग नहीं है, क्योंकि हम जितने कर्ज़दार हैं उस कर्ज़ की किस्त जब हमें एक मिलती है तो उतने ही पैसे हमें उनको किस्त में देने भी पड़ जाते हैं, तो बचता बड़ा कम है, तो वो अब इतने कम बजट में और इतने कम फंड्स में इस काम को आगे और तरक्याती कामों को जारी रखना उनके लिए एक चैलेंज की हैसियत हो रखता है, बिल्कुल। और लेकिन उम्मीद है कि वो इस मामले को किस तरह संभाल लेंगे। लेकिन अमूमी जो राय है लोगों की, तो उनका ये कहना है कि इस सूरत हाल में ये हुकूमत जो है वो कुछ ज़्यादा अरसे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, क्योंकि अपोजिशन एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है सही। दूसरी बात हम पर जो कर्ज़े हैं मुल्क पर वो बहुत ज़्यादा हैं, फिर उनकी सूद, उनकी अदायगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इसके साथ ही आपने लोगों को डिलीवर भी करना है, उनको बुनियादी वसाइल की जो कमी हुई हुई है उसको भी पूरी करने की कोशिश करनी है, और उसके साथ फिर तरक्याती कामों की जानिब भी आपने। और दूसरी बात ये, पीडीएम में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का दीगर जमातों के साथ, जो भी लोगों ने भी इल्हाक किया, तो इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सके, उसमें मसले मसाइल हुए और वो ख़त्म भी हुआ। उसके बाद जिस तरह के बयानातबाजी का सिलसिला हुआ, तो लगता ही था कि कभी नहीं जोड़ तोड़ के बैठेंगे, लेकिन फिर बैठ गए। लेकिन बहरहाल हमारे सामने तो मिसालें मौजूद ही हैं। सियासत ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि वहाँ पर मजबूरियाँ भी बहुत सारी होती हैं, तो हमने गुज़िश्ता अदवार में जब देखा तो ऐसा लगता था कि वाकई कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। उनके बयानात ऐसे थे कि जैसे जानी दुश्मन अगर आप कहें तो, ठीक है ना। और वो हमने सबने देखा, उसमें अगर एमक्यूएम को लें तो इसकी बात भी है, पीपल्स पार्टी को लें उसकी बात भी है, तो इनका इत्तेहाद कभी ज़्यादा देरपा जो है ना वो नहीं रहा है। तो अब उम्मीद है कि हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मजबूरियाँ इतनी हैं कि हुकूमत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर इनको काम करना पड़ा, तो ये साथ मिलकर तो बैठ गए हैं। अब दुआ तो ये करनी चाहिए कि भाई ठीक है, अगर इनका इत्तेहाद बरकरार रहे और साथ में इस मुल्क के लिए ना कुछ काम हो सके, इस मुल्क में कुछ तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं दूसरे, उनकी तरह की वर्किंग हो सके यहाँ पर, और शहरियों को कोई आसानी किसी भी तरह मिल सके, बस ये दुआ की जा सकती है। लेकिन इनका इत्तेहाद जो है ज़्यादा से चलता हुआ नजर। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी सवाल है जो कि छोड़ के जा रही हूँ मैं ब्रेक पे, कि हम जब वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब आ गए, अब हम देख रहे हैं कि सिंध में भी हुकूमत बन चुकी है, लेकिन एज़ प्राइम मिनिस्टर कराची के लिए जो है ना वो क्या हो सकता है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियार सूबों के पास आ गए, और हमने देखा फंड्स की कमी और बजट्स, इन तमाम चीज़ों की बात है। लेकिन कराची का डेवलपमेंट प्लान और जितने हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तकमील और नए प्रोजेक्ट्स की तरफ कराची इस वक्त देख रहा है, तो क्या होने की ज़रूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब वेलकम करते हैं अशरफ खान साहब को शो में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्यों इतना सीरियस हो जाते हैं स्क्रीन पे? और अभी तो इतने ठट्टे मार रहे थे आप, इतना सीरियस हो क्या क्या मसरूफियत क्या चल रही है आपकी, ये बताएं ज़रा।
नहीं, अभी करंट अपडेट आया है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो आपको बता रहा था। तो 18 मार्च को है मॉनेटरी पॉलिसी, जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। अच्छा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि शरह सूद अभी 22% है, बुलंद तरीन सतह पे। तो एक बड़ा ताजिर चैलेंज तो है। कह रहे हैं कि इसको नीचे लेकर आए, और अभी आप कह रहे हैं 22% पे, तो बढ़ने का इम्कान है, नीचे आने का इम्कान है, क्या है? देखें, अभी तो पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, जो 3 मॉनेटरी पॉलिसी आई है तो अनचेंज रखा है 22% पे, क्योंकि महंगाई कम नहीं हो रही है, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी फिर फ्यूल प्राइस बढ़ गई है, बिजली की कीमत और बढ़ने जा रही है, गैस की कीमत ऑलरेडी बढ़ गई, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा तो उससे यही लग रहा है आगे चल के जो महंगाई की रफ्तार कम नहीं बढ़ेगी। अशरफ भाई, लेकिन ताजिर बरादरी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जिनकी इंडस्ट्री, बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी के अलावा हमें कहना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं ज़्यादातर, वो इस चीज़ की डिमांड करते नजर आए कि आप शरह सूद में कमी करें तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चल सकती हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो चल सकते हैं। तो क्या इम्कानात हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, या हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, या ये कुछ रिलीफ मिल सकता है अगर कमी लाएं तो? देखिए, जो निगरान हुकूमत की सेटअप की बात करें, जो 13 महीने रही, और उसका जो यहाँ जो चीज़ें हुई हैं, तो IMF के प्रोग्राम में जो हम गए स्टैंड बाई में, तो 3 अरब डॉलर हमने मजीद लिए हैं, जिसमें से अब 1 अरब 20 करोड़ डॉलर और मजीद मिलने हैं। लेकिन जो IMF ने कहा कि जो इक़दाम किए हैं, जिसमें बिजली, गैस और तमाम चीज़ें जो सब्सिडी ख़त्म करने की, तो इस वक्त उसकी वजह से महंगाई बहुत ऊपर है। और अभी नया जो आया है IMF की डिमांड कि आपकी जो खाने पीने की अशिया है, जो से GST जनरल सेल टैक्स से मुस्तस्ना था, उस पर भी लगाने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही पेट्रोल पे अगर हम देखें तो इस वक्त 60 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी है, अब उस पर कह रहे हैं 18 रुपये जो है सेल टैक्स लगा दें। तो आप ये देखें कि अगर हम बात करें 280 रुपये 50-60 पैसे का पेट्रोल है, उस पर अगर हम 18% सेल टैक्स लगाएं तो 54 रुपये बनता है। अब पेट्रोल अगर यहाँ से लेवी के साथ 18% सेल टैक्स लगा तो पेट्रोल चला जाएगा 330 रुपये पे। तो आप क्या समझती हैं कि जो गुड ट्रांसपोर्ट और इन सब का जब किराया बढ़ेगा तो एक एक अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। और इसके साथ ये यहीं पे नहीं रुक रहा है, उसके बाद डिमांड की है कि आपकी डबल रोटी हो, दालें हो, चीनी पे तो है ऑलरेडी जनरल सेल टैक्स, लेकिन जो दालें हो गई, अजनास हो गई, सब चीज़ों पे कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आवाम के पास पैसा है तो आप 18% सेल टैक्स लगा दें। अब ये गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये गवर्नमेंट आई है, इसको आती ही 2 चीज़ें करनी है अभी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बजट बनाना है अगले माली साल का, उसके साथ IMF की डिमांड भी पूरी करनी है। निगरान सेटअप ने जो बड़े इकदाम थे वो कर दिए हैं, जिसमें बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें 250% जो है इजाफा गैस की कीमतों में। और सबसे पहली बात, अगर हम देखें, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है। यहाँ की जो आवाम है 24 करोड़ की आबादी है मरदमशुमारी के हिसाब से, तो उसमें जो गुर्बत की लकीर एक होती है लेवल के सोर्स ऑफ फंडिंग, उससे आपका 60% आबादी नीचे है। इट्स मीन कि 16 करोड़ लोग जो हैं बहुत ही गरीब हैं। उनके ऊपर अगर आप इतना भारी टैक्सेस लगा देंगे, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग के मुराद के आपकी जो GDP में देखते हैं, जो टोटल आपकी इकॉनमी है, उसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है। आपको भी पता है हमने कितना हमने वो किए हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। हम एग्रीकल्चर की चीज़ों पे नहीं लगाने को बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर से जो आमदनी हो रही है, इनकम, जैसे मैं और आपकी सैलरी से एड सोर्स कट जाता है, तो उनकी आमदनी पे भी कटना चाहिए। क्योंकि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो कम आमदनी वाले हैं, उनके ऊपर टैक्स कम से कम हो। मगर ये आपको पता है सब असेंबली में बैठे हुए हैं, ये अपने ऊपर टैक्स लगने नहीं। अच्छा, वेरी क्विकली आप दोनों से सवाल ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब आ गए, जो जाने से पहले मैंने ब्रेक पे सवाल किया था, मेराज भाई भी जवाब दीजिएगा, अशरफ खान साहब आप भी, कि अब कराची के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। हम डेवलपमेंट का काम भी देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चाहिए, पानी, गैस, बिजली, तमाम। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब का रोल क्या हो सकता है, और अभी नई जो सूबाई हुकूमत आई है उसको भी किस तरह के स्पीड अप करने की ज़रूरत है कामों को? अशरफ खान साहब पहले आप, फिर मेराज भाई। देखिए, ये जो गवर्नमेंट आई है इसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कराची की बात करें हम, तो कराची में अगर आप उंगलियों पे गिने तो आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, आपकी गैस का इशू है, आपकी सप्लाई लाइन का इशू है, आपका सड़कों की मरम्मत का काम है, पानी की पाइपलाइन का मसला है, गैस की पाइपलाइन का मसला है, फिर आप जहाँ सीवरेज की लाइन का मसला है। तो कराची को जिस तरीके से डेवलप किया गया वो मास्टर प्लान ही नहीं है जी। जिस तरीके आपने देखा है, जगह जगह पोर्शन बन गए, जगह जगह हाई राइज बिल्डिंग बन गई, तो जो पाइपलाइन है वो वही डली हुई है जो आज से 40 साल पहले डली हुई थी। अब एक उसमें अगर पोर्शन बन गया, जहाँ एक घर होता था 120 गज का, उसमें फ्लैट नुमा आपने जो है 12 फैमिली डाल दी, तो वो कैसे चलेगा? वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जिसकी वजह से आप देखें जगह जगह क्यों सड़कें क्यों टूटती हैं कि पानी जमा हुआ हो, गटर उबल रहा हो, तो सड़कें ख़राब हो जाती हैं। आप कहीं भी कराची में चले जाएं, फेडरल बे एरिया चले जाएं, नॉर्थ अहमदाबाद चले जाएं, नाज़ाबाद चले जाएं, ऐसे लगता है मतलब अगर हम मुंजो दड़ू से अगर मिलाएं तो मुंजो दड़ू अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है।
हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, पिछले 30 साल से MQM थी, फिर दीगर गवर्नमेंट यहाँ पर आके उन्होंने सब कुछ किया, मेयर कराची भी आए, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, मतलब अगर आप सड़क बना रहे हैं तो उससे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीवरेज लाइन डालनी है, पानी की लाइन। आप देखें सड़क बना ली तो फिर याद आता है वो सीवरेज लाइन तो डाली नहीं, फिर खोद देते हैं। फिर आप जाएं, अभी मैं गुलशन में मैं बता रहा हूँ टेलर डी अभी रोड डली है, और अब आज याद आया कि ना सीवरेज की लाइन डालनी, कोई बारिश का पानी वहाँ फिर जमा हो गया था, अब फिर खोद दी। बिल्कुल ऐसे ही जी। पब्लिक जो है आपको तंग, अगर आप जाएं पब्लिक को कितने इश्यूज हैं, दिमागी मसला, ट्रैफिक जैम का मसला, कमर का मसला, मतलब अभी अगर वो जो बाइक पे जा रहा है उसकी क्या हालत होती है, मतलब आप मसाइल तो ख़त्म ही नहीं होते हैं कराची में। दिमागी मसला ना, आपको वहीं से याद आया ब्रेक जी वाली बिल्कुल, वहाँ से जो ब्रेक पे हम बात कर रहे बस थे। अभी बैठे सोचे इस बारे में। जी महराज अख्तर साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? शर्मा कितना रहे, देख रहे हैं आप इस बात पे? बिल्कुल, इस पर तो खैर डिस्कशन होगी ऑफ कैमरा। सूरत-ए-हाल ये है कि कराची में अभी पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है पावर में है, उनके पास सीटें पूरी हैं सिंध में जी। तो एक तो अभी उनका आपस में कोई मिलना जो है ना वो मतलब सेटल नहीं हो पा रहा है कि भाई किस तरह से मिल के काम करेंगे। वो तो कहते हैं कि जी हम अपनी खुद गवर्नमेंट बना सकते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले। अच्छा, MQM को बहुत अरसे बाद कुछ पावर्स मिली हैं, अब वो किस हद तक मिली और कितनी मिली है ये तो आने वाले चंद दिनों में और चंद हफ्तों में इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, क्या डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त देखिए मसाइल तो कराची में वाकई बहुत सारे हैं। जैसे कि अशरफ भाई ने बताया, हमारे यहाँ तो जो प्रोजेक्ट छिड़े में 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं उनको, और उनका हाल आप देख लें। करीमाबाद पे वो एक अंडरपास बन रहा है, उसका ही हाल देख लें आप, उसको इतने महीने हो गए, उसको खोद के उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी रोड जो है, अब वहाँ पर सफ़र करना इतना बड़ा इम्तिहान बन गया है कि किसी भी वक्त मतलब दिन में, शाम में या रात में वहाँ हर वक्त ट्रैफिक जाम ही रहता है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस जाहिर सी बात है वो भी एक हद तक इसमें काम कर सकती है, किस तरह से वो उसको मतलब मैनेज करे। तो हमारे साथ मसाइल का एक अंबार है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूरे मुल्क में मसाइल का अंबार है, लेकिन अगर हम खाली कराची की ही बात करें तो यहाँ पर हमारे इतने सारे मसाइल हैं कि उनको हल करने में शायद मुझे तो लगता है कि बरसों चाहिए। की अगर बात करें तो K4, KCR कितने बड़े बड़े मंसूबे हैं, जो ग्रीन लाइन के भी हमारे जो प्रोजेक्ट है, बसें आनी थी, मज़ीद आनी थी, वो ट्रैक्स ही मुकम्मल नहीं होती। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रहे और जिसमें बहुत सालों हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो गया और बहुत नीड भी है K4। बिल्कुल बिल्कुल नीड है, लेकिन अब बात यह है कि कुछ संजीदा तो हो इस मामले में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ तो जैसे कि अभी अशरफ भाई ने बताया कि एक सड़क बना दी जाती है तो सड़क को दोबारा 2 महीने 3 महीने बाद खोदा जा रहा होता है कि सीवरेज की लाइन है। T-80 वाला रोड जो है, जहांगीर रोड जो है, वो उस पर कितनी मरतबा पिछले दौर में जो है वो उसको तामीर किया गया, कितना पैसा उस पर लगा, लेकिन आज भी जो है वो सड़क जो है वहाँ पर फिर पानी निकल आता है। वो तो हर 2 दिन के बाद टूट जाता है। बाहर हम ट्रैफिक के मसाइल का जिक्र कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो डिप्टी मेयर कराची हैं उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट शो किया है सलमान मुराद साहब ने कि जो गैर कानूनी पार्किंग की है उसकी वसूली बंद की जाए और उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। तो ये खबरें हैं या वाकई इस पर कुछ नज़र आ रहा है? सहाफ़ियों के लिए भी फ्री पार्किंग, मैं तो हमेशा पार्किंग फीस देना पड़ती है, प्रेस क्लब के बाहर भी गाड़ी लगाओ तब भी। देखिए जी, ये सिर्फ दावे होते हैं कि सहाफ़ियों के लिए पार्किंग फ्री है। जहाँ रोड पे हम खड़े होते हैं ना जब और गाड़ी अपनी पार्क कर रहे होते हैं, उस वक्त जो वो पार्किंग फीस वाला जो है वो जो हमसे बहस करता है तो फिर वो हमसे लेटर मांगता है, 10 चीज़ें मांगता है, तो हम कहते हैं चल ठीक है भाई आप पार्किंग ले लो। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि इस तरह के दावे जो है ना हर दौर में होते रहे। ये तो कह नहीं सब खबर है या कुछ हो भी। पार्किंग 2 किस्म की है, एक कानूनी और गैर कानूनी। अच्छा, ये सबको पता है, जो अकाबरीन हमारे बैठे उनको भी पता है। मामला यह है कि कराची में जितनी भी इलीगल पार्किंग्स चल रही हैं, डबल पार्किंग्स चल रही हैं और ट्रिपल पार्किंग्स चल रही हैं, उसका पूरा जो इसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर आयद होती है और इलाका पुलिस पर आयद होती है। उसके बाद DMC और KMC जो कि ठेका देते हैं या जिनका काम है ये रोकना, उसके बाद वो मतलब वो करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है शहर में कि जब भी जहाँ इलीगल पार्किंग्स हैं वो पहले इलाके के थाने से बात करता है, उसके बाद वो वहाँ के जो ट्रैफिक सेक्शन है उससे बात करेगा, उसके बाद वो अपना काम शुरू करेगा। फिर DMC वाले बाद में आएंगे, जी आपने इलीगल पार्किंग क्यों लगाई हुई है, तो वो भी फिर करप्शन की नज़र हो जाता है। तो हमारी तो इलीगल पार्किंग से एक बहुत बड़ा जो यहाँ से पैसा है वो जनरेट होता है, जो कि इलीगल पैसा है, वो सारा करप्शन की नज़र होता है और उसमें सरकारी ख़जाने में तो कुछ जाता नहीं है। वो जो सियासी कुछ लोग हैं उसमें, पुलिस है उसमें, इलाकाई पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है,
डीएमसी और केएमसी का अमला है, ये लोग सब मिलकर जो है वो उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। और जो लीगल पार्किंग्स हैं, अगर उनके हम हाल देख लें तो आप खाली तारिक रोड की एक बेल्ट ले लें जो कि अल्लाह वाली चौरंगी से शुरू होकर बहादराबाद तक जाती है, तो उसमें भी जो है अगर आप देखेंगे तो आपको 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी मेन तारिक रोड पर, और आपका वहाँ से गुजरना महाल होगा। डीआईजी ट्रैफिक 10 बार ये दावे कर चुके हैं कि जी इस पर एक्शन होगा और हम एफआईआर करवाएंगे। अच्छी जगह एफआईआर करवाई भी, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस वक्त शहर में एक जाल बिछा हुआ है गैरकानूनी पार्किंग्स का, और उससे रोज़ाना यौमिया लाखों रुपए जो है वो कमाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरकारी ख़जाने में नहीं जाते और इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। कानूनी तौर पर जो कुछ बिल्कुल आटे में नमक से भी कम जो पार्किंग प्लाजाज मौजूद हैं, उनकी क्या सूरत हाल होती है? वहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, नहीं होती हैं? और बाकी हम अगर ख़ास तौर पे सदर का एरिया, ये बोल्टन मार्केट वाला जो पैच है, और बोल्टन मार्केट से मुझे याद आया कि एक अपडेट भी ये आई थी कि अभी इस वक्त इकबाल मार्केट में आग लग गई है, तो अब ये भी अपडेट चल रही है। अल्लाह ताला अपना करम करेंगे, क्योंकि आग लगने के वाक़यात में भी इजाफा हम देख रहे हैं। तो क्या सिनेरियो है वहाँ पर? देखें कितने बिजी रोड्स हैं, शॉपिंग प्लाजाज हैं। हैदरी में आप चले जाएँ, कितनी, अब ये तो रमज़ान आएगा, शॉपिंग होगी। देखें रमशा, कहीं भी जाएं किसी भी मुल्क में तो हर एरिया में जैसे बाज़ार होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन बाज़ार में ये नहीं होता कि बिल्कुल दुकान पे जाके आप बाइक या गाड़ी आप लगा दें। उसकी पार्किंग प्लाजा होते हैं, पार्किंग प्लाजा पे गाड़ी खड़ी करके आप पैदल या थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है। और जो हमारा ये प्रोसेस, उसकी वजह से उसकी वजूहत क्या है कि इतनी बड़ी मार्केट में इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आते हैं, जैसे हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं ईद और बकरीद का, कपड़े लेने जाते हैं, लोग ऐसे लगता है कि वो मतलब कि अभी लड़ जाएंगे। अब पार्किंग जो है वो जो उसको देखें तो सबसे बड़ा इशू है। आपको पता है कराची में 30 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं। कितनी? 30 लाख। 15 लाख गाड़ियाँ हैं। अब 30 लाख रजिस्टर्ड बाइकें जो कराची में रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा अंदरूनी पंजाब से, अंदरूनी सिंध से आई हुई, वो मिला लें तो 35-36 लाख बाइकें हैं। अब 15 लाख बाइकें अगर रोज़ पार्किंग भी होती हैं तो आप सोचें ना कितने पैसे बनते हैं। और ये माफिया है कि जो हम आए चंडीगढ़ रोड पे, जहाँ हमारे साबिक ऑफिस जो पुराने ऑफिस थे आई चंडीगढ़ रोड पे, वहाँ पार्किंग का आपको पता है कितना बड़ा इशू है। मतलब बाइक से मतलब 10 रुपये और 20 रुपये तो दूर की बात, गाड़ी से 100-100 रुपये लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद गाड़ी भी लेके घूमते रहते हैं जो पठान पार्किंग वाले जो हैं। और जो बाइकें खड़ी करें 50-50 रुपए लेते हैं। और अगर आपने गलत लगा दी तो वहीं पर ट्रैफिक पुलिस वाले जो माशाल्लाह से सर्विस देते हैं, वो बाइक उठा के ले जाते हैं। इनसे मिराज भाई से इनसे भी अपडेट लें कि 3000 बाइकें रोज़ की उठती हैं। ये मैंने नहीं, ऑल ताजिर सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो चेयरमैन, 3000 मोटरसाइकिल से 500 रुपये रोज़ के लेते हैं। और रोज़ है ये, वो पार्किंग माफिया है, इनके साथ वो मिला हुआ है, उसके साथ ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो पीछे पिकअप चलती है, वो बाइकें उठा के मतलब आप जाएं वहाँ बाइक खड़ी करना। और यहाँ पे क्योंकि कहाँ जाके खड़ी करेगा, क्योंकि पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है ना आपने। ये केएमसी और सरकारी इदारों का काम है, जो इदारे हैं पार्किंग के तो आप अलॉटमेंट कर रहे हैं, लेकिन पार्किंग कहाँ करें? कोई ग्राउंड हो, कोई ऐसी जगह हो। अब आई चीज़ बहुत सारी पार्किंग का है, अगर आप जाएँ तो रेलवे की जो जगह है आप उससे ठेके पे ले लें, वहाँ बाइकें लगाएं। रोड पे क्यों लगाते हैं? उससे ट्रैफिक कंजेशन होता है, ट्रैफिक जैम होता है। आप जाएँ अगर ओल्ड सिटी एरिया में, आप क्या घूम सकते हैं? इतनी गाड़ियाँ, इतनी बाइकें पार्क होती हैं, डबल के चलने की जगह नहीं होती है। अब मसला ये है कि यहाँ ताजिरों को भी सोचना चाहिए, इतनी बड़ी तादाद में आ जाएंगे तो उनके पास घाक भी नहीं आएगा भाई। अब मैं चलने की जगह नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं बड़े प्लाजा में जाऊँगा या शॉपिंग मॉल में जाऊँगा, वहाँ से आराम से ख़रीदूँगा और चला जाऊँगा। इसलिए अगर आप ओल्ड सिटी एरिया, दीगर सिटी एरिया के जायज़ा भी लें ना, वहाँ आप ख़रीदार कम आ रहे हैं। क्योंकि वजूहत क्या है? वो टेंशन से बचता है, इतने दूर जाओ, पार्किंग ढूंढो, बाइक लगाओ या गाड़ी लगाओ, फिर लेकर आओ, फिर पता चला बाइक या गाड़ी उठा के ले गए वो ट्रैफिक पुलिस वाले, उसको पैसे दो, वो जान छुड़ाते हैं। वो बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ से खरीदते हैं। हालांकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड सिटी एरिया जो पुरानी जो ये आपकी होलसेल बाज़ार हैं, बहुत सस्ती अशिया मिलती हैं अभी भी जो है ना। अभी और हम चले, अब रिटेलर्स हैं, हम लोग जैसे पर्सनल शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम चले गए मॉल्स वगैरह में, लेकिन बड़ा कारोबार हो रहा है उन एरियाज़ में जिनका हम नाम ले रहे हैं। बोल्टन मार्केट हो गई, इकबाल मार्केट हो गई, दीगर जो जगह हैं, वहाँ से होलसेल में जब चीज़ें मिल रही हैं तो शॉपकीपर्स वगैरह कितना रश होता है वहाँ पे जाते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथ साथ अपडेट आपको ये भी दे दें कि जो आग लगने का वाकया भी हुआ था इकबाल मार्केट में, उसमें रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आग जो है वो 2 दुकानों में लगी थी और उस आग पर इस वक्त काबू पा लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो है वो हालात इन कंट्रोल हैं। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम ये एक और बात करेंगे, वो ये कि कम से कम उजरत जो है वो क्यों मांगी गई, जो कि तयशुदा है। और मेडिसिन कंपनी ने 500 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।
तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो माल का हाल है उस पर नज़र डाल लेते हैं। क्विकली ज़रा दिखाएं माल का हाल में करेंसी रेट्स क्या हैं। कम से कम उजरत कितनी कर दी है गवर्नमेंट? 32। अच्छा जी, डॉलर पहुंच गया 279.2 पे और सऊदी रियाल 74.6 पे। तो इतना खासा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अभी हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कि यही रेट्स मुस्तकिल चल रहे हैं और कैनेडियन डॉलर 207। इसके साथ साथ जो है वो हम जो सब्जियों के रेट्स हैं ज़रा वो भी चला दें। आज कौन सी सब्ज़ी पकानी चाहिए ज़रा ये भी मैं यहाँ से चूज़ करके जाती हूँ, लेकिन बाज़ार में कुछ नहीं मिलता उस रेट पर। तो दिखा दें आज सब्जियों के रेट्स क्या क्या हैं। आलू 45 रुपये किलो और प्याज महंगी है अभी भी। इस रेट में मिराज भाई आपको मिल जाती हैं चीज़ें? फूल गोभी 120। मैं खुद खरीदता नहीं हूँ सब्जियाँ। आप गोश्तखोर लग रहे हैं मुझे शक्ल से। नहीं, भाभी लेती हैं। पता चलता रहता है कि हाँ सब्जियाँ महंगी हो गई क्यों हैं। नहीं करते शॉपिंग? टाइम ही नहीं होता। यहाँ सुबह यहाँ पर आए फिर रात तक आना जाना घूमना फिरना इधर उधर लगा रहता है। और आप लेते हैं सामान के? आपने सब्जी भी हर बेगम के संडे के कंधों पे दिन। सारा बोझ डाल दिया। संडे के दिन हाँ ये अच्छा है। तो इनको भी इसमें कुछ आलू सिखाएं प्याज अगर वो लें तो वो ये है कि एक साथ पूरे वीक का लेते हैं। जैसे टमाटर जो अभी है, जो मुझे मतलब पुरानी सब्जी मंडी है तो मैं जाके अपनी बजट के हिसाब से लेता हूँ। तो वहाँ पे 50 रुपये का टमाटर मिला था संडे को, जो बाज़ार में 80 रुपये का है। पुरानी सब्जी मंडी देखा है जो अच्छा, अस्करी पार्क लेकिन वो तो और महंगा मिल रहा है बाजार में। जी 100, जी। 110 जैसे प्याज है, प्याज वहाँ चल रहा है 160 रुपये का, लेकिन बाज़ार में 200 कहीं 190। हाँ। अब मसला ये जो ईरान से आ रहा था और यहाँ का लोकल, सही। तो वो अभी बारिश हुई तो उसके बाद वो गीला वाला प्याज है मतलब नमी वाला, तो उसकी वैसे ही वज़न बढ़ जाता है। आलू जो है वो सही है, 50 रुपये 40 रुपये 50 रुपये ऐसे मिल रहा है। चलें, ये जो कम से कम उजरत है इस पर जो है ना वो 500 मुलाजिम को बर्खास्त कर दिया गया है और ये कल ये वाक़या पेश आया। तो कितनी है उजरत? कम से कम 25,000 रुपये ना? नहीं 32,000 है। 32,000 हो गए। अच्छा, मैंने सुबह में 25 कोट किया। हाँ, अब 32,000 है, मगर सरकारी तौर पे ये जो कर दिया सिंध गवर्नमेंट तो मजीद इसको कह रही थी 35,000 कर दें। और मिनिमम वेज ये होता है कि कम से कम उजरत कोई भी लेवल का बंदा हो उसको आप कम से कम उजरत दें, लेकिन उसकी ये नहीं है कि 32,000 फिक्स कर दें। कम से कम जो स्टार्टिंग जो है 32,000 है। क्योंकि महंगाई की शरह अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले नियर अबाउट जो औसत महंगाई अगर हम देखें तो 40% है। यानी कि जो पिछले साल था उससे वो चीज़ 40% महंगी हो चुकी है। चाहे किराया लें, बिजली लें, ये सब लें। तो उसको देखते हुए ये कहा गया कि ये भी बहुत कम है, आपको पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मसला ये है कि उस पर अमल दरामद नहीं होता। और ये जो एक कंपनी नहीं है, आप देखें अगर हम जहाँ कुरंगी इंडस्ट्री एरिया में बैठे हुए 4,000 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये लोग ठेके पे काम कराते हैं। हमने कई बार रिपोर्टें भी चलाई, वो ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ गया कि हम नहीं दे सकते, तो हम उनको ठेके पे देते हैं और उसको जो हमें ठेके पे सस्ता पड़ता है। अब क्योंकि अगर आप मुलाजमीन को रखेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करानी EOBI में करानी, सासी में करानी होती है, लेकिन यहाँ पे इदारे सब मौजूद हैं। मतलब सिंध वेलफेयर जो ट्रस्ट है वो है, फिर आपका एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट है। जैसे सरकारी मुलाजमीन की आपको बताऊँ, आज सरकारी मुलाजिम जब रिटायर्ड होता है तो उसके बाद उसको पेंशन मिल रही होती है। वो अगर इंतकाल करे उसकी वाइफ को मिलती है, और वो होता है तो फिर उसके बच्चों को मिलती है। मतलब वो तायात जो है मतलब वो वैसी भी चल रही होती है, अगर मर गया तब भी मिलती है। लेकिन यहाँ जो हमारे यहाँ प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको EOBI में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको पता है कितनी पेंशन मिलती है? 10,000 रुपये। तो ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि हमारे इदारे और ये सारे जो बना दिए जाते हैं तो ये सरकार के जो लोग होते हैं या आपके वज़ीर बनते हैं, उनसे अगर हम पूछें, एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 32,000 हम लेते हैं मिनिमम, 32,000 हम देते हैं और महीना 30 दिन गुजार के दिखा दें, जिसमें उसको घर का किराया देना है, उसको बिजली का बिल, गैस का बिल, सौदा, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, कपड़े लत्ते भी करना है, बीमारी भी करनी है, और चीनी, दाल, ये सब शादी ब्याह है, ग्रॉसरी। अब बात ये है कि इसको रेगुलराइज किस तरह से करवाया। ये फिक्स तो कर दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत बुरा हाल हम देख रहे हैं। मिराज अख्तर साहब, गवर्नमेंट के मुलाजिम को फिर भी मिल रहा है, लेकिन जो बादशाह खान साहब भी कर रहे हैं कि भाई इतना मसला है, लोगों को नहीं है। और ये खाली इंडस्ट्रीज़ का नहीं है, मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। बहुत सैलरीज डिले भी हैं, इस बिलो द वेज भी काम कर रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसा है। ये तो एक बड़ा वाक़या सामने आया है ना कि जिसमें लोगों ने एहतजाज किया तो ये मामला सामने आ गया। लेकिन अगर आप इसी कोरंगी में या फेडरल एरिया में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, वहाँ पर तो इतनी तनख्वाह भी जो है उनको नहीं मिलती है लोगों को, और वो मजबूर हैं ये काम करने पर। 12,000 रुपये में काम कर रहे हैं, एहतजाज करने वाले लोगों ने बोला है। 12,000 15,000 रुपये में लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, मजबूर हैं, उनके पास नौकरी है ही नहीं, उनके पास और की चॉइस ही नहीं है, तो क्या करें।
जब कुछ भी नहीं मिला उनको कम से कम ये तो मिलेगा, घर का राशन तो पूरा हो जाएगा। बाकी बेचारे जाहिर सी बात है कोई अपने अजीज़ रिश्तेदारों की जानिब देखता है, कोई कहीं से मदद हासिल करता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग इस तरह से चल रहे हैं। वो जो सफ़ेद पोश हैं वो बेचारे एक आप बिल्कुल सबसे तो नहीं मांग सकते हाथ फैला के वो, लेकिन ये है कि अभी जैसे अशरफ भाई ने बोला कि 32,000 रुपये में एक घर छोटा सा चल सकता है अगर एक फैमिली हो, 2 बच्चे हों उसमें और वो स्कूल गोइंग हो, ठीक है, और साथ में मकान का किराया भी हो। तो सवाल पैदा होता है कोई नहीं है पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा। तो उस सूरत हाल में होता ये है कि वो सफ़ेद पोश मर गया है। अब वो मतलब सामने तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो इमदाद लेने पर और मदद लेने पर मजबूर है, तभी वो सरवाइव कर पा रहा है, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकता। अगर हम आदाद शुमार से चलेंगे तो हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि उसमें सरवाइव कर पाए। वो राशन ही उसका पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें डॉक्टर है, मतलब दुख बीमारी शादी ब्याह गमी सब कुछ उसमें चीज़ें होती हैं ना एक फैमिली में। तो इतने पैसों में तो वो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो कर सके। तो ऐसी सूरत हाल इस वक्त पूरे कराची में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वालों के साथ है। अभी ये जो वाक़या हुआ इस पर बताएं 500 लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया। तो अब बताएं 500 लोग कहाँ जाएंगे, कैसे अपने घर पे गुजारा करेंगे। बेचारे सड़क पर अगर बैठे हुए भी हैं, कौन मदद करेगा? क्योंकि हुकूमत तो हमारी जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो अपना मीडिया पर तो आ जाएंगे, बयानबाजी भी कर लेंगे। असल मामला ये है कि उनके बच्चों को रोटी, उनको तालीम देना, उसकी जिम्मेदारी कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। फिर उनको उन इदारों के पास जाना पड़ेगा जो सड़कों पर लोगों को खाना खिला रहे हैं। इसको भाई इसको एज अ टेस्ट केस ले लें, बाकी कंपनियों में भी जाएं, चेक करें, जहाँ पर ये मामलात ख़राब हैं उनको तंबी करें और उनको कहें कि कम से कम मिनिमम वेज पे तो लोगों को लेकर आएँ, ताकि जो वाकई बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लोग बहुत मुश्किल का शिकार हैं और उनके मसाइल हल भी उसके। जाने से पहले वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो वीडियो भी दिखाते जाएँ, कल बहुत ज़्यादा वायरल है, जो कि किसी पठान ने डाकू की पिटाई की है, वो वीडियो है हमारे पास, तो ज़रा दिखाएँ। लेकिन ये अच्छा हुआ क्योंकि अब ये देख रहे हैं ना कि क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है तो लोग अब अपनी मदद आपके तहत ही जो है ना वो निमटने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ मिराज अख्तर साहब, ज़रा आप बताएंगे। देखिए जो नज़र आ रहे हैं दौलत आगा नाम है इनका, गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में चाय का होटल है और इनका कहना है कि 54 साल पुराना होटल है, 54 ईयर्स ओल्ड। इनके वालिद साहब ने शुरू किया था, दादा ने शुरू किया था, अब ये इस पर बैठते हैं। तो ये 24 फरवरी को वाक़या पेश आया था। तो ये बैठे हुए थे अपने काउंटर पे, तो उन्होंने देखा कि सामने से 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए हैं, 2 मोटरसाइकिलों पर, और वो जब उतरे उनके पास असला नज़र आया। तो इन्होंने ये देखा कि ये लूटमार की नीयत से आए। तो इन्होंने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी क्योंकि आजकल वारदातें इतनी ज़्यादा हैं। तो पिस्टल इनके पास था, इन्होंने इसको लोड किया और एक फायर भी इन्होंने किया। अच्छा। जिस पर वो डाकू जो है, जो कि वहाँ पे बैठे हुए लोगों को लूटने का मंसूबा बनाए हुए थे, वो खौफजदा हो गए और वहाँ से वो फ़रार हो गए। तो ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, तो हम भी इनके पास पहुँचे, इनसे हमारी बड़ी अच्छी गपशप भी हुई, बातचीत भी हुई, इनके साथ हमने लाइव वगैरह भी किया। तो इनका ये कहना था कि भाई देखें दुकानदारों को, इनका ये मशवरा था, आ सकें तो बहुत आसानी हो जाएगी और अब हिम्मत दिखानी होगी क्योंकि पुलिस से इस समय इस पठान जो दौलत आगा नाम है इसका, तकरीबन तमाम लोग ही मायूस हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। इतने सारे अभी मौजूदा निगरान सेटअप में भी जो पुलिस चीफ हमारे हैं अभी फ़िलहाल और आईजी साहब भी हैं, ये बुलंद बांग दावे करते रहे, लेकिन इनका जो स्ट्रीट क्राइम का जो मामला था वो जूं का तू जारी रहा, बढ़ता ही रहा और अभी भी वही सूरत हाल है कराची शहर में। बिल्कुल ऐसे, और जैसे भी हम खबरें डिस्कस कर रहे हैं, बेरोज़गारी में इजाफा होगा, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही, तो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल भी बेकाबू हो जाती है। और रमज़ान से पहले हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह की वारदातों में इजाफा हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी अपना रोल अदा करना होगा और साथ साथ जो अभी जैसे दोनों ने कहा हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने कि हुकूमती नुमाइंदगान को भी सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और हमारे साथ वो तीनों लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त वुमेन पावर आर रेस में जो है वो जीता। इस मुकाबले के बारे में भी जानेंगे, ये कहाँ हुआ, कब हुआ और किस किस तरह से कितनी मेहनत के बाद इन तीनों लड़कियों ने पोजीशंस हासिल की हैं। तो वेलकम करते हैं तीनों को शो में। मेरे साथ इस वक्त जो है मुमताज़ नियामा मौजूद हैं और आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। नेमत नाम है? मुमताज़ नियमत। मुमताज़ नियमत, ज़बरदस्त। उसके साथ साथ कंदील सुल्तान भी आप सेकंड पोजीशन होल्डर हैं और सहरिश खान हमारे साथ थर्ड पोजीशन होल्डर हैं। सहरिश को तो हमने पहले भी जो है वो मधु के मैराथन रेस विनर के ना, ज़बरदस्त। हाँ, हाफ मैराथन।
हाफ मैराथन, ज़बरदस्त। तो भाई अब ये अचीवमेंट्स कैसे रही, सबसे पहले तो उस मुकाबले के बारे में बताएं मुमताज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 किलोमीटर रेस हमने इससे पहले जीता था, लेकिन जो हमारा रिसेंटली जो हुआ है वो 5 किलोमीटर हुई है वुमेंस पावर। ये सिर्फ वुमेंस के लिए थी। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क में भी लेडीज़ को मतलब तरजीह दिया जाता है और ये हर साल होती है और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये इस इवेंट की मैं तीसरी दफ़ा चैम्पियन रही हूँ और बहुत खुशी होती है मुझे। ज़बरदस्त। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कंदील? मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, और सेकंड पोजीशन हासिल की, वेरी नाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैंने एंजॉय की वो रेस। अच्छा, एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सेकंड आ जाऊंगी या बस सोचा था कि चलो हिस्सा लेके देखते हैं, फर्स्ट टाइम तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं सोचते हैं चलो देखते हैं कैसा होगा, प्रैक्टिस होगी फिर आगे। एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि मेरे कोच ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की थी। अच्छा, ज़बरदस्त। कौन है आपके कोच, कहाँ ट्रेनिंग्स लेती हैं आप? हमारे कोच का नाम सर शहबाज है। वो हम लोग नेशनल कोचिंग सेंटर में उनसे ट्रेनिंग लेते वही। सही सही सही। कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? दिन में 2 से 3 घंटे रनिंग करनी पड़ती है। ज़बरदस्त। और सैरिश, आप तो एक और भी रेस पहले जीत चुकी हैं, तो अभी इस वक्त जो है जैसे उन्होंने भी बताया फर्स्ट टाइम तो नहीं था लेकिन यकीनन चैलेंजिंग होता है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और आप बताएं इस रेस के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 किलोमीटर रेस जो होती है वो बेसिकली बहुत तेज़ लगती है, कंपटीशन होता है हमारा। इससे पहले मैंने हाफ़ मैराथन की थी और हाफ़ मैराथन के बाद मुझे रिकवरी का टाइम चाहिए था। सही से रिकवरी का टाइम हुआ, फिर ये 4th मैराथन आ गई, 4th वुमेंस पावर में। तो सर ने कहा आप कर लो, तो फिर मैंने परफॉर्म किया और एक अच्छा कंपटीशन मिला। और इस बार तो 4th वुमेन पावर पे वेदर सुबह सुबह बहुत ठंड थी, जिस तरह हम लोगों ने बस अगेंस्ट दी फ्रेंड हम लोग ने रन किया, बहुत मुश्किल हो रही थी, सुबह बहुत ठंड थी। और रनिंग करते में तो और ज़्यादा, स्टार्ट में आपको ठंड लगती है फिर तो चलो बॉडी हीट अप हो जाती है। तो आपने कहा कि जैसे बॉडी को रेस्ट देना होता है और काफ़ी लंबी मैराथन भी थी, तो उसके बाद कितने टाइम का रेस्ट था और बॉडी आप समझ रही थी कि बिल्कुल फिट हो, आप रिलैक्स है? मुझे हाफ़ मैराथन के बाद रिकवरी का टाइम चाहिए था। मतलब हाफ़ मैराथन के बाद ऐसा था कि मैं ट्रेनिंग पर भी जा रही थी, तो ग्रास रनिंग बहुत लाइट ट्रेनिंग कर रही थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग की, रेस्ट भी किया और फिर ये आ गई। तो सर ने कहा कि चलो आपकी रिकवरी हुई है, आप परफॉर्म कर लो। तो इसलिए बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। एकदम आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक मैराथन की फिर दूसरी कर ली, नॉन स्टॉप नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, ऐसे बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है। तो मुमताज़, आप कहाँ ट्रेनिंग करते हो, कितना टाइम ट्रेनिंग करते हो, किस तरह से जो है ना वो आप आई इस तरफ? जी, मैं बेसिकली एक फ़ुटबॉलर थी, बट मेरे जो कोच है फ़ुटबॉल के, वो हमेशा से मुझे कहते थे कि मैं एक एथलीट हूँ अच्छी। फिर उनकी बात मैंने मानी। उसके बाद मैंने 2021 में एथलेटिक्स ज्वाइन कर ली। पहले से रिब्रार के पास थी, उसके बाद फिर सर रियाज के पास। अभी हम तीनों एक ही क्लब के, ये सर शहबाज के स्टूडेंट थे और मुझे फ़ख्र होती है अपने कोच पे कि उन्होंने मुझे अच्छा एक लाइन दिखाया जो कि मैं आज पाकिस्तान की विनर हूँ और पाकिस्तान की ब्राउन मेडलिस्ट हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ। तो अपने उस्ताद पे मुझे फ़ख्र होती है और गिलगित की मैं पहली लड़की हूँ जो इस फील्ड में आगे आई है और नेशनल को मैंने परफॉर्म किया है। जब भी मैं सिंध को परफॉर्म करती हूँ तो मैं ये फील नहीं करती कि मैं सिर्फ सिंध को वो परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि मैं 2 प्रोविंसेस को असल में वो परफॉर्म कर रही होती हूँ। बेसिकल मैं गिलगित की हूँ तो गिलगित को भी। तो मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगती है। और स्टार्टिंग जब किया था तो मुश्किल लगता था कि फ़ुटबॉल छोड़ के एक दूसरे स्पोर्ट्स में आना, बट जब एक चीज़ मिशन मिली कि नहीं आपने ओलंपिक्स खेलना है, आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो फिर वो चीज़ शौक़ बढ़ती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पे। अच्छा, एथलेटिक्स का शौक़ था, नहीं था, फुटबॉल का ज़्यादा शौक़ था या बाय चांस आई, किस तरह से जो है स्पोर्ट्स और इन तमाम फील्ड्स में आप आए? बचपन से स्पोर्ट्स प्लेयर थी, मतलब स्पोर्ट्स की ही बच्ची थी, जुनून था इस चीज़ का। और फुटबॉल भी अभी भी जब भी देखती हूँ तो इससे मोहब्बत इतनी है कि बस कुछ कह नहीं सकती, बस साइड से चली जाती हूँ। लेकिन आपको लाइफ में अगर सक्सेस कुछ चीज़ें हासिल करनी है तो फिर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो फिर शायद मैंने अपने शौक़ को कर दिया, लेकिन मेरा जुनून
जो है ना वो राइट टाइम ओलंपिक्स राइट है। डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Matter अच्छा, एक और सवाल ये कि आपने बताया ना कि बचपन से था तो क्या फैमिली में देख रही थी किसी को है या लड़कियां खेलती हैं, क्योंकि आपने बताया गिलगित से ताल्लुक है, तो वहाँ कैसा जो है ना exposure? स्कूल में जो है ना हमारी स्पोर्ट्स वीक्स होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। और मैं आखानी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। हमारे कम्युनिटी में स्पोर्ट्स को किसी भी उसको मतलब बुरा नहीं माना जाता है, उनको परफॉर्म किया जाता है। हमारी जोश गेम्स होते हैं, जुबली गेम्स होते हैं, तो इसी तरह मैं फिर आगे आती गई और फिर मुझे अपना पता भी चला कि मैं एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ बोल के। फिर यहाँ लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया है वो यहाँ आके 2018 में स्टार्ट किया है। सही। एक प्रॉपर क्लब से कोचिंग लेके स्टार्ट करी। तो आप अपने जर्नी के बारे में कुछ बताओ। कंदीला, आप कराची से ही हैं, कहाँ से हैं और किस तरह जो है इस फील्ड में आई? मैं भी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती अच्छा, हूँ। ज़बरदस्त। मुझे भी बचपन से खेलने का बहुत शौक था, लेकिन फिर घर वाले अब्बू बोलते थे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, खेल कूद पे इतना नहीं। तो मेरा ध्यान तो खेल कूद पे ही था, पढ़ाई से ज़्यादा। तो फिर अब्बू ने मेरा यहाँ पे एडमिशन करवाया यूनिवर्सिटी में, तो हेल्थ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के डिपार्टमेंट से मैं अभी पढ़ रही हूँ वहाँ पे, मास्टर्स कर रही हूँ। तो फिर जैसे यहाँ आई, यहाँ आके बस स्पोर्ट्स में घुस गई और वो शौक बस जुनून बन गया। अच्छा, फैमिली यहाँ है या फैमिली वहाँ है आपकी? फैमिली गिलगित में ही है। आप यहाँ पे अकेला एज ए स्टूडेंट रह रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, वही हॉस्टल में मेरी रिहाइश कौन सी है। यूनिवर्सिटी में हैं आप? कराची यूनिवर्सिटी में। कराची यूनिवर्सिटी में। तो यकीनन तो कैसे मैनेज करते हो आप लोग पढ़ाई और स्पोर्ट्स साथ में? बड़ी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, नींद का ख्याल रखना है, खाने पीने का। हॉस्टल में तो ये है कि जो काम आपने खाना अवेलेबल है वही आपने खाना है, लेकिन इसके लिए तो बहुत ज़्यादा डाइट और प्रॉपर जो है ना वो। जी, वो बस यूनिवर्सिटी में ये है कि इवनिंग की है तो इवनिंग में क्लासेस लेते हैं, क्लासेस जल्दी ख़त्म होती है तो फिर ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और डाइट का ये है कि बस हॉस्टल में जो बन रहा होता है खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सैरिश, आपका क्या जो है ना वो रूटीन होता है? और आपने तो बताया भी था कि आप भी पहली लड़की हैं अपने घर में से, एज ए शौक ही आप आए हो, तो किस तरह से जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड करते हो अपने तमाम रूटीन को? मेरा भी सेम यही है। मेरे ख़ानदान में मैं पहली लड़की हूँ। मेरे भी जो रिलेटिव्स हैं वो पहले स्टार्टिंग में तो सब कहते थे कि को नेशनल में मैंने जब ब्रॉन्ज मेडल लिया था तो तब सब बहुत रिलेटिव्स कहते थे कि अकेली लड़की को आप कैसे जाने दे रहे हो इतना दूर। बाबा को बहुत सारे, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट कहते हैं ना कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे बाबा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मा भी करती हैं, लेकिन बाबा का एक सपोर्ट है तो बाबा सब हैंडल कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं इस्लामाबाद गई थी वो भी अकेले, तो बहुत से लोगों ने बोला था, लेकिन जब मैंने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लिया था तो बहुत गर्व हुआ था सबको। उसके बाद आहिस्ता ट्रेनिंग की। और स्टडीज़ जो है, स्टडीज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। तो हमारा ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हम स्टडीज़ को करते हैं, फिर मॉर्निंग, उसके बाद स्टडीज़ का पीरियड, फिर कॉलेज, वहाँ से वापस आओ, फिर ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग के बाद तो बिल्कुल एंड हो जाता है, हमें एनर्जी नहीं होती। बस हम लोग बोलते हैं कि खाना भी समझे बहुत मुश्किल से, हम इतने थक जाते हैं कि बोलते हैं बस सोना है, अब हमें बेड चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये सब चीज़ें कितना हेल्दी और फिट रखती हैं आपको। और ये कहते हैं ना कि एक कंपटीशन से पहले जो है ना एक एंजाइटी होती है और आपको होता है ना कि स्ट्रेस हो रहा होता है, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जब मैदान में उतरते हैं तो उसी स्ट्रेस के साथ उतरते हैं या क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? जो है ना स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, होता है अच्छा स्ट्रेस है। हम ये भी जब साइकोलॉजिस्ट के साथ में यहाँ पे बातें करते हैं कहते हैं कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस यानी थोड़ा स्ट्रेस होना अच्छा होता है कि आपको ट्रिगर करता रहता है कि मुझे अपने गोल अचीव करना है। तो आप लोग ये सारी मैनेजमेंट्स कैसे करते हैं? जब भी इवेंट होता है तो इवेंट से पहले हमें नींद नहीं आती है। हाँ। और जैसे नींद आए तो फिर परफॉर्मेंस खराब। नहीं, जैसे हम मैदान में जाते हैं ना वो सारी सब कुछ जो है ना वो डर ख़त्म हो जाती है। मतलब वो मुझे खुशी में नींद नहीं आती कि मेरा कल इवेंट है। हाँ, मुझे ऐसा है नहीं कि मैं डरूँ, नहीं, बस जैसे मैं मैदान में जाती हूँ बस सब कुछ ख़त्म, मुझे पता है मैंने ये अचीव करना है। अच्छा, मैं किसी को हराने नहीं जाती मैदान में, मैं खुद को हराने जाती हूँ। मुझे ऐसा है कि मैंने इस बार 21-12 की लगाए, तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी तो मैंने इसको ब्रेक करना है। सही। मैं मैदान में किसी को हराने या किसी से डरना ये वाली चीज़ नहीं है। मुझे एक जुनून है कि मैंने खुद को हराना है। और एक अच्छा विनर एथलीट भी यही होता है कि जो अपने टारगेट्स हैं, अपने जो गोल्स हैं उनको तोड़े। क्योंकि एक प्लेयर होने का वो होता है कि आपको मैदान में 2 चीज़ें मिलेंगी, या जीतोगे या हारोगे। बट ये चीज़ होती है अगर आप मैदान में गए हो
तो आपने कुछ भी करना है जब तक वो इवेंट चल रहा है, जब तक ख़त्म नहीं हो कंपटीशन, आपने कुछ भी करना है। उसके बाद अपने आप से ये नहीं पूछना कि आप हारे हो या जीते हो, आपने ये देखना है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया, समझ लो आपने कर दिया। हर टाइम ये नहीं होता कि आप विन कर लो। हमारे कोचेस माशाल्लाह ये चीज़ सिखाते हैं हमें कि आप हमेशा जीत नहीं सकते या हमेशा आप हार नहीं सकते, आपको हर चीज़ को फेस करना चाहिए। और ये एक स्पोर्ट्स वाली पर्सन को ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे लिए दो चीज़ें हैं, या विन है या फिर मुझे कुछ सीख के आना है। तो फिर ये चीज़ें जब आप में के अंदर होती है तो फिर आपको किसी चीज़ की डर नहीं होती। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देखे, दूसरे प्लेयर्स को देख के बोलते हैं हाँ वो कितना अच्छा प्लेयर है, देखो उनको देख के उनको लोगों को वो हो जाते यार, खुद की वो अपने ऊपर जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो जाती। तो किसी भी प्लेयर को ये चीज़ नहीं कहना है, उससे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसने जितना मेहनत किया है उस पर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप भी इसी तरह से मैनेज करती हैं, क्या अप्रोच है आपकी टुवर्ड्स स्पोर्ट्स? जी मुझे भी बस जब इवेंट होता है रात को नींद नहीं आती, पूरी रात लो जागते भैया, रहते हैं। सारे स्पोर्ट्समैन कह रहे हैं अच्छी नींद लो, फिट रहो, ये सब तो सो ही नहीं रहे। नहीं, जब और इवेंट पोजीशंस होता भी है ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इवेंट होता है तो नींद नहीं आती है, साफ बात है। और जब मेरा एंजाइटी और स्ट्रेस इस हद तक होता है कि वो लाइन तक होता है, मतलब स्टार्टिंग लाइन तक। मैं जैसे वहाँ जाती हूँ और स्टार्ट होता है बस ख़त्म, वो स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता मैं किस तरफ जा रही हूँ, बस निकल जाओ। वो स्ट्रेस बस वहाँ तक का होता है, एंजाइटी होती है थोड़ी सी। ये सोचती हैं कि जीतना है, हारना है, कैसे होगा, कॉम्पिटिटर है, कौन तेज भाग रहा है, किसको पीछे कर, तो क्या स्ट्रैटेजी सब दिमाग में खैर चल रही है? इन चीज़ों से कोई डर नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि मैं जो हूँ, मुझे जितना परफॉर्म करना चाहिए मैं उतना कर रही हूँ। तो बस अपने कोच के लिए मैं बोल रही हूँ कि कोच ने मुझ पे मेहनत की है, वो मेहनत बस इधर मैं दिखा दूँ। और उस चीज़ का डर नहीं लगता कि कौन जीत रहा है कौन नहीं। मैं पहले से ही दिमाग बना के जा रही होती हूँ कि या तो जीत या तो हार। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, सैरिश का जर्नी भी, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा भी सैरिश से बात हुई थी तो सैरिश ने भी यही चीज़ें कही थी कि फर्स्ट टाइम आपने उसमें हिस्सा लिया था तो आपको भी पता नहीं था कि क्या होगा, मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, और आप जीत गई थी। तो यकीनन प्लान नहीं, और जैसे अभी मुमताज़ ने भी कहा कि यू नेवर नो कि आप इस दफ़ा जीतोगे या हार जाओगे, तो आप किस अप्रोच के साथ उतरते हो मैदान में? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आप जा रहे हो। जैसे मुमताज़ ने कहा कि आप एक टारगेट सेट करके जाते हो, और हमारे कोच भी हमें यही सिखाते हैं कि आप अपना टाइम बेस्ट करो और अपनी रेस फिनिश करो। भले आप वॉक करके करो लेकिन अपनी रेस फिनिश करो। तो हम इसी के साथ उतरते हैं। मैं रात को ये नहीं सोचती कि कल क्या होगा, मैं अपना माइंड सेट करती हूँ कि मैंने अपनी रेस इस तरह से लगानी है, और इसी तरह से इंशाल्लाह अल्लाह ने फिर चाहा तो अल्लाह देने वाला है, इज़्ज़त अल्लाह देगा। आप अपनी मेहनत तो पूरी करो। आप दूसरे को देख के अगर ये कहोगे कि नहीं यार ये मुझसे ज़्यादा अच्छा है, नहीं हम रहने दें, नहीं हमसे नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको ये है कि आप अपना बेस्ट दो। आपका जो टारगेट एक सेट है, आप अपना टाइम आपने बेस्ट कर लिया, मतलब आपने अच्छी रेस लगा ली। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप ये भी बताएं कि आगे कौन सी चैंपियनशिप्स आ रही हैं और उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, आप लोगों के क्या गोल्स हैं आगे? जी हमने तो जाना ओलंपिक्स तक है। इंशाल्लाह। रिसेंटली मैंने सिंध गेम्स हुए थे, उसमें 2 रिकॉर्ड अपने बनाए। अगर हमें हुकूमत साथ दे दे, हमें मतलब सिंध गवर्नमेंट या फिर जो भी स्पोर्ट्स के वो हमें स्पॉन्सर या फिर हमारी हेल्प कर ले, तो सिंध की रिकॉर्ड नहीं, हम पाकिस्तान की रिकॉर्ड, एशिया की रिकॉर्ड, हमारे मतलब वो है कि अभी मेरा जो है कि मैंने 5 किलोमीटर नेशनल की वो रिकॉर्ड बनानी है। बट ये है कि हमें सपोर्ट मिलती नहीं है। मतलब हम आते जाते बस में ख्वारी और वहाँ ट्रेनिंग पे जाओ, वहाँ रोक वो चीज़ें होती, गेट पे रोकना कि वो भर दो, ये चीज़ें। तो मतलब हम अगर हमें सपोर्ट मिल जाए रियली कि एक जैसे एक प्लेयर को मिलता है, दूसरे प्रोविंसेस में मिलता है। आप पंजाब की बात कर, हर कोई ये कहता है कि सिंध परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जो परफॉर्म करता है उसको आप कितना हेल्प देती है? कुछ नहीं देते। अभी इस बार मैंने 2 रिकॉर्ड बनाए, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, रिकॉर्ड बना लिया, हो गया। और ये लोग नहीं जानते कि हम कितना मेहनत करते हैं, हमारे कोचेस हमारे पर कितना मेहनत करते हैं। कोई मतलब हमें कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता। कितने मैराथन जीते इस मतलब इस साल तो हमने बहुत सारे, मतलब ये देखें मेडल सामने है आपके सामने,
कराची मैराथन हुआ 21 किलोमीटर मैंने विन किया है। उसके बाद जितने भी मैराथन्स हुए मैंने विन किया, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, बस कहते हम कर लेंगे लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं आपको लिख के देती हूँ कि जिस तरह आप क्रिकेट को स्पॉन्सर्स देते हो दूसरे मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उनको सपोर्ट नहीं करो, आप जिस तरह उनको करते हो ना इसी तरह दूसरे प्लेयर्स को भी कर लो। जिस तरह पाकिस्तान का क्रिकेट दूसरे मुल्कों में जाके परफॉर्म करती है, आप देखोगे आपके प्लेयर्स भी एथलेटिक्स के प्लेयर्स भी कर लेंगे। खेल तो सारे ही अच्छे हैं लेकिन वाकई तवज्जो की ज़रूरत है। जी आपकी क्या राय है कंदील भाई? शॉर्ट मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हम एथलीट्स हैं, हम क्या बोलते हैं दूसरी जगह से आते हैं यहाँ पे, हम इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मतलब स्पॉन्सर्स दूसरे गेम्स को वो कर रहे हैं हमें भी करें, एथलेटिक्स को भी करें, क्योंकि सारे गेम्स ज़रूरी हैं। सारे गेम्स मतलब हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम होगा इससे। और स्पेशली जो हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि इसने सिंध गेम्स में रिकॉर्ड्स बनाए ये किए, लेकिन रिकॉर्ड बनाना कोई वो आसान काम थोड़ी है। इसने रिकॉर्ड बनाए लेकिन आगे से किसी ने कुछ नहीं किया, तो सही बात चाहिए सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो एथलीट्स को स्पॉन्सर करे। बिल्कुल ऐसे और टैलेंट सामने आएगा सैरिश, अगर हमें थोड़ी सी जो है ना वो तवज्जो मिल जाए और लोगों को एक सपोर्ट मिलने लगे तो और लड़कियां ख्वाहिश का इजहार करती हैं और सपोर्ट चाहती हैं। बिल्कुल लड़कियां देखें, मैं ये नहीं कहती, देखें टैलेंट बहुत है हमारे कराची में सही है, लेकिन जिस तरह क्रिकेट को दिया जाता है, जैसे अभी PSL होगा उनको प्रोटोकॉल सब कुछ देगा, हम लोग टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें आने जाने का इशू हो जाता है। लेकिन ट्रेनिंग तो हमें करनी है, हम अपनी ट्रेनिंग स्किप नहीं कर सकते, हम उसके बाद भी आते हैं। आप देखें सुबह कॉलेज के बाद फिर बस से आना, उसके बाद ट्रेनिंग करना, जब हम इतना स्ट्रगल करके ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो अगर हमें सपोर्ट दी जाएगी तो क्या परफॉर्मेंस होगी। हर गेम में मेहनत है लेकिन आप सपोर्ट भी तो करो। आप इतने मेडल लाने वाले को आप गेट पर रोक के कह रहे हो कि आप मेंबरशिप करवाओ, और गार्ड से बहस करने पे अगर वो ये कहता है कि नहीं हमें डायरेक्टर ने कह दिया है कि नहीं कोई भी हो नेशनल प्लेयर हो आप मेंबरशिप करवाओ, तो चले हम तो करवा भी लें सही है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, वो तो वहीं से वापस चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसको अभी ये वही वाली बात है, नई हुकूमतें आ गई, मिनिस्ट्रीज होंगी, कलमदान होंगे, तो ज़रा इन चीज़ों पर काम करें कि क्रिकेट तो अपनी अच्छी जगह बहुत अच्छा लोग खेल रहे हैं, बहुत अच्छा पसंद भी करते हैं, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में भी यहाँ पर बहुत सारा टैलेंट आता है और वो यही सब एक ही शिकवा करते हैं कि कोई हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट नहीं है, किसी के पास टिकट के पैसे नहीं होते, किसी के पास ट्रेनिंग करने के लिए मेंबरशिप के पैसे नहीं होते, किसी के पास जगह नहीं होती। इन चीज़ों का फुकदान है जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं किसी भी प्लेयर के लिए और वो डिमांड कर रहे होते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आप लोगों ने दी। आगे भी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और अपने गोल्स अचीव करने में मदद करे। यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब आपको मेरे सामने बहुत सारे फन पारे, बहुत सारी पेंटिंग्स नज़र आएंगी, आपको मास्टर में दिखाएंगे शुजा कि बड़ा अच्छा और कलरफुल आर्ट वर्क हमें नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्ती पेंटिंग्स हैं। हम इनके बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या हैं, किसने बनाई हैं, लेकिन जिन्होंने बनाई हैं उनका तारुफ पहले आपसे करवाते हैं। सारा बख्तियार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सारा जो है वो इंटरनेशनल पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने शोज़ करती हैं, जिनका काम भी आप यहाँ पर अभी देखेंगे भी और आपको दिखा भी रहे हैं। तो पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ गई हैं, कहाँ कहाँ जो है वो ट्रेनिंग्स ली हैं, किस तरह से जो है ना वो अपने आर्ट को प्रोजेक्ट कर रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे सारा से। अस्सलाम वालेकुम सारा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। वेलकम टू द शो। बड़ी ज़बरदस्त आपकी पेंटिंग्स हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ अकबर अली को भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अकबर, आप कैसे हैं? अकबर जो है, अकबर भी वेल नोन विजुअल आर्टिस्ट हैं और साथ साथ स्केचिंग भी करते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से जो है वो आपने मिनिएचर पेंटिंग में जो है वो ट्रेंड हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स दे भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी जो है वो एज अ क्यूरेटर भी जो है वो जाते हैं और चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। तो आपको भी अकबर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया शो के लिए। वेलकम अगेन। और सबसे पहले तो ज़रा ये शाहकार आप देख लें जो मेरा यहाँ पे ट्विन बैठा हुआ है, नज़र आ रहा है ये आपको? उठाऊँ कमर भाई, उठा सकते हैं उसको? ये आप दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने शो में आते वक्त ये देख लिया जो कि अकबर ने अभी यहीं पे बैठ के, हम ड्यूरिंग द ब्रेक जो है ना वो थोड़ी देर पहले से स्केचिंग उन्होंने स्टार्ट किया और अभी उन्होंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू सो मच अकबर, वेलकम। दिस इज सो प्रिटी एंड लवली, मेरी तरह बिल्कुल। डेफिनेटली। नहीं। अच्छा जी, तो जनाब सारा कुछ अपने बारे में बताइएगा कि कहाँ कहाँ गई हैं आप और अपनी पेंटिंग्स को आप
जो है वो किस थॉट के साथ और किन चीज़ों के साथ जो है वो बनाती हैं, करती हैं अपने बारे जी, में? तो थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड दे दूँ, मैंने इंडस वैली से ग्रेजुएट करा था 2004 में ज़बरदस्त। इन द फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, और डिस्टिंक्शन ली थी थीसिस में अपने। तो थीसिस से जो मेरा काम चलता आ रहा है, तो एक सिमिलर ही कॉन्सेप्ट पे काम मैं कर रही थी। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट के बारे में जो मेरा जितने भी काम थे उसके हवाले से अगर मैं थोड़ा बता दूँ, तो बेसिकली सोसाइटी का जो हमारे माशरे के जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो हमारे ऊपर बेसिकली जो हमसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि हम एक तरीके से जो हैं चीज़ें करेंगे, और वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था शुरू में उस पर अडेप्ट करना। तो मैंने जो हैं मैं ट्राई कर रही थी कि कि मैं कोशिश करती रहती थी, मगर ऑब्वियसली वो कोशिश बहुत अच्छी तरह से कर नहीं पाती थी। तो जो हैं तो उधर मेरा स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता था। तो वो जो स्ट्रेस लेवल की एंग्जाइटी, और वो फिर वो करते करते फिर एक टाइम आया व्हेन आई रियलाइज्ड कि कोई फ़ायदा नहीं है इतना स्ट्रेस देने का अपने आप को। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी डूइंग समथिंग, आपको अगर किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है तो उस चीज़ में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने अपना स्टेप पीछे लेना शुरू करा, थोड़ा कदम पीछे लेना शुरू करें कि मैं नहीं इतना एक्सपेक्टेशंस पे या जो हमारे सोशल वो हैं नॉर्म्स जो सेट करे हुए हैं कल्चरल नॉर्म्स, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करती थी। फिर बहुत बैकलैश मिला अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी, एंड कि नहीं ये तो है, ये एक तरीका है करने का। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम नॉट वेरी मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, तो मैं जो है ना गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वहाँ मैं नहीं जाती। तो अब वो उस तरह की चीज़ें जो होती थी। फिर खैर बैकलैश मैं फ़ेस करती रही, बट एटलीस्ट मैं स्ट्रेस्ड उस हवाले से नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही थी जिसमें मुझे खुशी नहीं मिलती। सही। तो एंड हेंस द पेंटिंग्स एज वेल कि मैं जब पेंट करती हूँ तो उसमें मुझे खुशी मिलती है। तो वो मैं पेंटिंग अपनी मेरी मुसलसल जारी रही इतने सालों। तो अब ये पॉइंट आया है वेयर आई फील कि मेरे इर्द गिर्द के लोग भी जो हैं सेटिस्फाइड हैं, देर ओके विद द वे आई एम, जिस तरह से मैं रह रही हूँ और जो कर रही हूँ, एंड मैं ख़ुद भी अपने काम में अपनी चीज़ों में जो है ना रिलैक्स्ड और नॉट स्ट्रेस्ड हो। सही, चलें ये तो अच्छा। बाकी मुझे अभी तो वैसी तरह स्ट्रेस है एज सोसाइटी में, अगर हम देखें कि हर बंदा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, और अगर आपका काम भी अगर आपको पसंद ना आ रहा हो या आपके मतलब का ना हो, तो वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। आप भी एज शौक या आपने उसकी तवज्जो से या उससे ही आए, या आ गए इंसिडेंट होता है ना कि यार चलो यही कर लेते हैं, ऐसा था? नहीं। या जो ना फोकस थे कि मुझे यही करना है? और मेरे साथ 2 एक्सीडेंट वही हुए जो नेचुरली होते हैं आर्टिस्ट के साथ। एक तो बचपन से शौक था, और वो इन्वायरमेंट भी ऐसा मिला कि मुझे बचपन से दीवारों पे लिखना, मिट्टी के बुत बनाना, अच्छा, और फिर सीनियर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हुआ, अदब पढ़ा। ज़बरदस्त। तो वो उसी फिर राह में जो है मैं कराची ट्रैवल करके आ गया पंजाब से। सही। तो यहाँ पे जमील नक्श साहब, चित्रा प्रीतम साहब, इन असातिज़ा से मिला, अनवर मकसूद साहब, लतीफ़ कबाड़िया, वाह, वजिया जी। जब उनसे मेरा मिलना हुआ तो मुझे लगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। तो फिर मैं कुछ अर्सा यहाँ पे काम करता रहा, जमील नक्श साहब के स्टूडियो या म्यूज़ियम में मेरा आना जाना था। तो मुझे फिर ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको प्रॉपर पढ़ना चाहिए आर्ट, क्योंकि आर्टिस्ट तो आप बन सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आर्टिस्ट या पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मुझे NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भेजा गया। मैं गया तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने तो वहाँ पे इसको कहा कि आर्ट की जन्नत है। हाँ, NCA तो बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे असातिज़ा उस्ताद बशीर अहमद, यकीनन मैम नाज़िशा ताउल्ला, साहिदा हैदर बंदल जो आर्किटेक्ट थे, प्रिंसिपल थी वहाँ की, और उनसे मुझे सीखने का इतना अच्छा मौका मिला कि फिर मुझे वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ गया मिनिएचर आर्ट, जो हमारे इस रीजन का बहुत मुश्किल और नापैद आर्ट है। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस हुआ, तो लकीली मेरे अंदर स्किल्स थी, थोड़ी बहुत एक्सपोजर था जमील नक्श साहब के स्टूडियो से। तो फिर एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि वो मेरा शौक़ जो है मेरा प्रोफेशन बन गया। तो यूँ जो है फिर मैं आर्ट में, फिर आर्ट की और फील्ड्स हैं, एज ए क्यूरेटर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ, प्राइवेट भी, और इसी तरह फ्रीलांस जो है काम। आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं, आप विनस भी गए हैं, और कराची आर्ट्स फेस्टिवल में को भी आपने क्यूरेट किया, उसके बारे में भी ज़रा बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, लकीली जो मुझे सीनियर्स मिले, मैं अपना अगर जिक्र करूँ, सर जमाल शाह के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। इस्लामाबाद में हमने जापान एक्सपो के लिए काम किया, तो यानी बड़े स्केल पे काम करने का मौका मिला, बड़े बड़े स्कल्पचर, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, तो उससे फिर छोटे स्केल पे काम करना बहुत इजी हो गया। तो इसी तरह जब मैंने वहाँ से उनके साथ फिल्म में भी काम किया, पोस्ट प्रोडक्शन में,
हॉलीवुड का एक प्रोजेक्ट था, उनके साथ काम किया। तो इसी तरह मेरा जो अभी जो आप इसका जिक्र कर रही हैं वेनिस बिनाले, तो एज हमारे जो कमिश्नर थे इस प्रोजेक्ट के सैयद जमाल शाह, मैं उनको असिस्ट कर रहा था वेनिस के लिए। तो हमारी यहाँ की कराची बेस्ड एक आर्टिस्ट हैं नाइज़ा खान, उनका हम शो लेकर गए थे उधर वेनिस बिनाले 2019 में। तो उनको क्यूरेट किया था ज़हरा खान ने, वो इस्लामाबाद में होती हैं। तो उन्होंने कहा एज ए क्यूरेटर या एज ए असिस्टेंट, तो वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इंटरनेशनली जो है हर आर्टिस्ट जो है मेरी नज़र में, और अक्सर हम सुनते भी हैं, बराबर होते हैं। हाँ, किसी का एक्सपोजर ज़्यादा होता है या कुछ लोग लकी होते हैं कि उनको बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, यहाँ पे IVS है। तो उनके थ्रू, जो चैनल्स के थ्रू प्रॉपर लोग आते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म जो है डील करना या डिस्प्ले करना बहुत इजी हो जाता है। सही। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो बात अभी जैसे अकबर कर रहे हैं कि एक्सपोजर ना होने की वजह से सामने नहीं आ पाते, और आपने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली भी जो है प्रेजेंट किया। एक तो कहाँ कहाँ गई वो भी बताइएगा, रिस्पांस कैसा रहा, लेकिन लोकल प्रोजेक्शन भी नहीं मिल रही होती लोगों को, तो इंटरनेशनल बहुत दूर की बात है। एब्सोल्युटली, ये तो एक है। अच्छा, मैं तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक शो करा था, सोलो शो। उसके अलावा अमेरिका में कमीशन प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। सही। तो फिर ऑब्वियसली जब आपका एक प्रोजेक्ट होता है उससे फिर दूसरा प्रोजेक्ट निकलता है, तो उस तरह से जाते हैं चीज़ें। मगर आपने ये बात सही कही कि एक्सपोजर जो है ना, बहुत सारे हमारे इतने मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता, एंड दैट इज़ द ओनली सैड बिट कि कि यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे आई थिंक इतना काम हो नहीं रहा है। हो रहा है, यस, बट जाते हैं, बट आई फील के जितना हमारे लाइक आई एम श्योर इंटीरियर वगैरह में भी इतने लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, मगर उनको ना सही ट्रेनिंग मिल पा रही है, ना इतना ज़्यादा जो है उनके साथ जो है ना वो है कि उनको एक नेशनल लेवल पे या एक उस पर प्लेटफॉर्म मिला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑस्ट्रेलिया में सोलो शो करने का इत्तेफाक किस तरह से हुआ, किस तरह आपने प्लान किया था या कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी? एक्चुअली मैं वहाँ पे 2 साल के लिए रही थी, तो उस टाइम पे जो है मुझे मिल गया था। आई वाज वर्किंग फॉर अ गैलरी एज वेल, तो उससे रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस अच्छा रहा, मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया। इट्स अ डिफरेंट मार्केट। हाँ, अच्छा, हाँ, डिफरेंट मार्केट आपने कहा, तो मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ आप दोनों से, क्योंकि दोनों का एक्सपोजर है, कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक जो है ना वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज होता है, हम कहते हैं ना, एक आम इस्तिलाह भी और है भी ऐसा ही। तो क्या फ़र्क है, बाउंड्रीज हैं, नहीं है, किस तरह का काम बाहर लोग पसंद कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में किस तरह का काम चाहिए लोगों को, या कोई डिफरेंस है नहीं है, तो क्या है सारा? अच्छा, पहली चीज़ तो मुझे लगता है जिस तरह से अकबर ने मिनिएचर की बात करी थी कि वो हमारा एक ईस्टर्न रहते हैं उस पर, या सब कॉन्टिनेंट की जो है आर्ट है, तो वो मेरे ख्याल में बाहर बहुत अप्रिशिएट करा जाता है। वेरेज आई फील के पाकिस्तान के अंदर इतनी उसको वो उस लेवल पे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितनी आई थिंक मिलनी चाहिए है। बिकॉज आई डोंट नो अगर मिनिएचर का आपको थोड़ा आइडिया है, मगर वो एक ब्रश, एक बाल के ब्रश से जिस तरह से वो करते हैं छोटा छोटा, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जी, मगर वो बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। तो वो है बाहर ये है कि बाहर आई फील के किसी भी तरह के आर्ट को ना आपको हर लेवल पे एक्सपोजर मिलता है। सही। तो उस तरह से आई थिंक इट्स बेटर। इसका मतलब ये हुआ कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत, जैसे आपने मुझसे भी कहा कि मिनिएचर आप जानते हो, बहुत सारे लोग वाकई नहीं जान रहे कि छोटे कैनवस पे छोटा छोटा, उसको आसान ज़बान में अगर समझाया जाए तो सब कुछ छोटा छोटा होता है और बहुत प्रिसाइज होता है, तो इस चीज़ को जो है ना वो लोग देखते हैं। तो अकबर, आपको भी क्या यही फ़र्क महसूस हुआ या क्या? मैं तो पहले यही चाहूँगा कि आपसे डिस्कस करूँ यहाँ की हिस्ट्री इस रीजन की। जी जी ज़रूर। जो कि स्टार्ट होती है मेहरगढ़ से, फिर मोहनजोदड़ो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब रिसेंट टाइम में नज़दीक देखते हैं तो यहाँ पे हमें हड़प्पा मिलता है या कोई और भी टेक्सला मिलता है। तो हम बहुत खुशनसीब हैं। हम लोग इस एरिया के हिसाब से, इस रीजन के हिसाब से बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस रिवर बहता है जिसे हम दरिया सिंध कहते हैं। तो ये सिंधु देश के लोग जो हैं, या इवन सवाद से लेकर कराची तक, ये इस लिहाज से हम खुश नसीब हैं कि यहाँ पे हरियाली है, हर चीज़ का एक्सपोजर इस तरह है कि नेचर के साथ अटैचमेंट है। तो आर्ट जो है नेचर से ही हमें कनेक्ट करता है। तो उस सिलसिले में हम अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, संबारा की बात करें, किंग फिश की बात करें, या अभी जो रिसेंट हमारे यहाँ हमारा क्राफ्ट जो है वो इंटरनेशनली इतना एक्सेप्ट किया जाता है। नो डाउट हम मिनिएचर को क्राफ्ट कहते हैं, लेकिन उसको आर्टिस्टिक वे में, या हमारे यहाँ की पोट्री है या टाइल्स हैं, तो इंटरनेशनली तो बहुत उसको एज एन आर्ट ही रिस्पेक्ट किया जाता है। बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में हमारे काम हैं यहाँ के। इवन अभी जो हमारे टीचर हजरात हैं या सीनियर्स हैं, म्यूज़ियम में डिस्प्ले करते हैं अपना काम, चाहे वो मिनिएचर है, चाहे पेंटिंग्स है।
लेकिन नो डाउट हमारा कनेक्शन जो है इस रीजन के साथ है। तो रीजन के साथ कनेक्ट होने का मतलब ये है कि आप ओरिजिनल चीज़ें पेंट करते हैं, यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के लोकल क्राफ्ट को, तो उसको एक्सपोजर तो हमें इस तरह मिल ही रहा है यहाँ से। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंस हमारी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। अभी रिसेंट जो है कुछ आई थिंक कोई 10 सालों से पूरे सिंध के अंदर कोई 20 से ज़्यादा, शायद जहाँ तक मुझे मालूम, म्यूज़ियम्स ओपन हो रहे हैं। ज़बरदस्त। लोकल रीजन में, डिवीज़न लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तो बहुत अच्छी बात है। मैं यकीनन शुक्रिया अदा करूँगा जो अभी हमारा PNCA के साथ एक प्रोजेक्ट है सारा बख्तियार का, जो सोलो शो अभी हम ट्रैवलिंग शो कर रहे हैं, वो अभी नेशनल म्यूज़ियम में हमने प्लान किया हुआ था, तो वहाँ पे हमने इसकी ओपनिंग की है। अभी ये इंशाल्लाह मिड मई में हमारा प्लान है कि इस्लामाबाद नेशनल गैलरी में हो। और इसी तरह मैं चाह ये रहा हूँ कि गवर्नमेंट और यहाँ के जितने भी लोकल हम आर्टिस्ट हैं या क्यूरेटर हैं या प्रमोटर हैं या बायर हैं या आर्ट कलेक्टर हैं, कि मैक्सिमम आर्ट जो है दिखाया जाए सही पब्लिक को। अच्छा, जैसे अब आपने कहा कि ट्रैवलिंग शो होगा, तो ये मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मेरे लिए नया है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब ट्रैवलिंग शो होने जा रहा है सारा, तो क्या इसकी थीम है और आप लोग बताएं इस बारे में। ओके, तो बेसिकली इस शो का नाम है इमोशनल अल्केमी। अल्केमी का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि आप एक सब्सटेंस को मेटल से आप उसको सोना बनाते हैं, लाइक गोल्ड, यू टर्न मेटल इनटू गोल्ड। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इट्स अबाउट फीलिंग्स। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे वो एंग्जाइटी थी, स्ट्रेस था, और अब वो पॉइंट आ गया है कि उसको लेके जो हैं मेटल से शायद मैंने उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है। वेर आई एम हैप्पी, आई एम काम, मैं अपने उसमें अब लाइक यू नो आई फील कि मेरे इमोशंस में अभी मैं रिलैक्सड हूँ। अच्छा, हम बहुत दफ़ा ये बात तो करते हैं कि अगर आप पेंटिंग करें, म्यूज़िक करें, बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलता है वायलिन बजा के, पियानो प्ले करके, बहुत सारे लोगों को कैलीग्राफी करके, पेंटिंग्स करके। तो आपने ये वाकई फील किया और कितनी अच्छी जो है स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी है। आई थिंक ये वाकई में एक तो ये फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है कि आपको जो बोलना होता है बहुत दफ़ा आप अल्फाजों में नहीं बयान कर सकते हैं, मगर आप और आपने बताया भी कि आप इंट्रोवर्ट हैं। जी, तो वो पेंटिंग में तो मेरा शुरुआत भी बल्कि ऐसी हुई थी कि मैं बहुत कॉन्शियस थी उस ज़माने में अबाउट माई टीथ या वो, तो वो जो है ना, जब आप पेंटिंग करते हैं तो आपकी वो सारी फीलिंग्स भी निकलती हैं, और जब आप लोगों से कोई आपसे पूछता है ये क्या है, तो फिर आप बात करते हैं उसके बारे में, तो दैट्स अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, यू नो। तो आई फील कि एक्सप्रेशन और थेरेपी दोनों हैं आर्ट में। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको सब्जेक्ट करने के लिए डिफरेंट शहरों में आप लोग जा रहे हैं, कहाँ कहाँ प्लान किया है और किस तरह से? क्योंकि वूमन ये होता है कोई गैलरी है, कोई डेजिग्नेटेड प्लेस है, वहाँ आपने क्यूरेट किया और जो है ना आर्टिस्ट जो है वो अपना काम दिखाते हैं। जी, मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको बताऊँ कि मेरा सारा से कनेक्शन किस तरह हुआ। ज़रूर। क्योंकि आज से 10-12 साल पहले आई वॉज इन लाहौर, तो मुझे सारा ने अप्रोच किया, सारा बलोच के थ्रू, ठीक है, कि अकबर हम चाहते हैं कि आपका काम जो है हम डिस्प्ले करें। सही। तो क्योंकि काम मैं करता हूँ डिफरेंट मीडियम्स में ना, मिनिएचर में, इंस्टॉलेशन, तो इस साल इन्होंने मेरा एक शो प्लान किया था कम्यून आर्ट गैलरी यूसुफ बशीर कुरैशी के यहाँ कराची में। सही। तो वो हमारा पहला कनेक्शन था। अभी सारा ने मेरे काम के बारे में लिखा भी, जो कि बहुत यकीनन अमेजिंग लिखा। तो ये हमारा पहला कनेक्शन था कि किसी आर्टिस्ट को अप्रोच करना या उससे कनेक्ट करना एज एन आर्टिस्ट भी, एज ए क्यूरेटर भी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अभी कोई वेरी रिसेंट लास्ट ईयर एंड में तो मुझे सारा ने अपना नया काम शेयर किया। तो नो डाउट ये पुराने काम से ही कंटिन्यू था। तो मुझे लगा कि ये काम जो है बहुत बड़े स्केल पे है और बड़े लेवल पे दिखाना चाहिए। तो सारा ने शायद इसको सीरियस नहीं लिया, इसको लगा कि शायद अकबर वैसी बातें कर रहा है एज ए क्यूरेटर। तो मैंने डेफिनेट इनसे प्रॉमिस किया या प्लान किया कि इसको हम नेशनल म्यूज़ियम में दिखाते हैं, फिर नेशनल गैलरी में। सही। जो कि काम डिज़र्व भी करता है और नो डाउट काम को इसी स्केल पे दिखाना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए आर्टिस्ट को भी और काम को भी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को दिखाना या शेयर करना ही बड़ा बड़ा लेवल होता है कि आम पब्लिक तक ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे, जिससे हम चीज़ों को डाइजेस्ट भी कर सकें और सीख भी सकें। तो ये आम पब्लिक के लिए काम है, आम इंसानों के लिए, क्योंकि वही जो हैं इस काम के लिए डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो पेंट के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, जिस तरह आप कह रही थी, बहुत ऑब्वियस होती है, जिसका रिजल्ट भी बहुत डेफिनेट आता है। बिल्कुल ऐसे ही वो ट्रांसफॉर्म होती है ना वो एनर्जी आपकी एक से दूसरे के अंदर।
तो कितने शहरों में जाने का प्लान है? कराची, इस्लामाबाद? ये अभी तो हमने नेशनल गैलरी के लिए प्लान किया था, जो कि नेशनल म्यूज़ियम में अभी हुआ है लास्ट मंथ, और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान है कि इसको यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे मई के लिए, जो डिस्प्ले होगा इस्लामाबाद। फिर इंशाल्लाह फिर आगे भी प्लान है लाहौर या कहीं बाहर। सही, ज़बरदस्त। तो ओवरऑल रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आपको सारा? डेफिनेटली, थैंक यू। एंड आई वांट टू एक्चुअली ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अगर ज़रूर, आप ज़रूर, माइंड नहीं ज़रूर। करें तो मैं अकबर का भी थैंक यू करना चाह रही हूँ, बिकॉज ये बात सही बोल रहे हैं। मैं शुरू में जो है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, हाँ, कैसा आज जो होगा? सेड ना कि हाँ कि वो प्लेटफॉर्म मिलना एंड नेशनल म्यूजियम पे मिलना वाज अ वेरी बिग वो, लाइक यू नो, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हमारे इदारे नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेशनल म्यूज़ियम है या नेशनल गैलरी, बिल्कुल ऐसे। PNC पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है। ये बहुत- अच्छा, इदारे भी हैं यकीन ना हमारे पास। देखें ना, अब जैसे आपने NCA का कहा, IVS का, आपने इंडस वैली का कहा, तो मैं एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय करियर मैं उस वक्त ये एंटरटेनमेंट और कल्चर एंड आर्ट्स को जो है वो कवर करती थी एज अ रिपोर्टर। तो मैंने बड़ा क्लोजली इन चीज़ों को देखा है कि अच्छा डिस्प्ले हो रहे हैं, शोज़ हो रहे हैं और जो है आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो नए बच्चों में मैंने, क्योंकि IVS NCA में मैं बहुत सारे लोगों को देखा, मैं लाहौर भी रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे एक शो IVS का आज तक उन बच्चों का फाइनल थीसिस का याद है कि उन्होंने जो है वो मेटल और आर्ट फॉर्म्स को और डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने वो जो डॉल्स बनाई थी, कैरेक्टर्स बनाए थे, और उतना कोई आउटस्टैंडिंग काम था कि उसको देख के वो काम मुझे आज तक याद है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और एक्सपोजर वाली बात है कि अगर एक्सपोजर मिल जाए तो एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। वेरी गुड लक टू यू गाइस। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप लोग ज़रूर आएँ, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल जैसे अभी सारा ने भी कहा कि ये स्ट्रेस बस्टर भी है, और आप भी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आप शौक़ रखते हैं, जो कुछ आपका पैशन है, किसी भी फील्ड से हो, उसको कंटिन्यू ज़रूर रखें, क्योंकि वही सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। इससे पहले स्पोर्ट्स गर्ल्स हमारे साथ थी, तो उनके लिए वो उनका पैशन है, वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनका लाइफस्टाइल है। तो सब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने अपने रोल अदा करते हैं, तो एक हेल्दी और एक खूबसूरत कौम और माशरा बनता है। थैंक यू सो मच अकबर एंड सारा फॉर कमिंग इन द शो। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।